जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम अर्जुना इंडियन करंट अफेयर्स का चौथा पार्ट कंप्लीट करेंगे। इस मैगजीन में बीते एक वर्ष की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं का संपूर्ण निचोड़ देखने को मिलेगा। बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है 2026 वाला। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेष करके CGPSC छत्तीसगढ़ मंडी उप निरीक्षक, परिवहन आरक्षक, MPPSC और व्यापम द्वारा आयोजित जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, हमने इस मैगजीन का स्टार्टिंग से लेकर चर्चित व्यक्तित्व से लेकर ये पूरा पार्ट हमने यहाँ तक कंप्लीट करा दिया है। खेल तक कंप्लीट कराया है, 3 पार्ट में कंप्लीट करा दिया है। इन सबको प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और आज इस चौथे पार्ट में ये पूरी मैगजीन जो है कंप्लीट हो जाएगी। ये 5 टॉपिक बचा हुआ है। केंद्रीय परियोजना, अंतरिक्ष व उच्च प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, जैसे कि सूचकांक वगैरह हो गया, इंडेक्स और योजना हो गई, और विविध मिसलेनियस का टॉपिक। ये 5 टॉपिक को इस एक वीडियो में महामैराथन में कंप्लीट करेंगे हम लोग। यानी कि पेज नंबर 108 से लेकर 149 तक पूरा कंप्लीट करेंगे इस एक वीडियो में। इसी के साथ ही पूरी मैगजीन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चाहें तो इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा और वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे टॉपिक जो दिख रहे हैं आपको, सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम समझते हुए चीज़ों को अच्छे से चलेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। परियोजना, भारतीय रेलवे की महत्वाकांक्षी परियोजना है। तो लोकोमोटिव इंजन कोमा के बारे में देखते हैं। संचालन इसका हुआ था 20 जून 2025 को। इसका निर्माण जो है किया गया, इस इंजन का निर्माण जो है मढ़ौरा लोकोमोटिव संयंत्र, सारण, बिहार में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है। और यह भारत का पहला मेड इन इंडिया लोकोमोटिव इंजन है, जिसका संचालन भारत की प्रथम महिला लोको पायलट श्वेता कुमारी व सहयोगी दिलीप कुमार द्वारा किया गया है। और यह भारत की पहली सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP परियोजना मॉडल के अंतर्गत वेब टेक, जो कि अमेरिकी कंपनी और भारतीय रेलवे के संयुक्त प्रयास से तैयार किया गया है इस इंजन को। और इस संयंत्र से 150 कोमा लोकोमोटिव इंजन का निर्माण करके अफ्रीका देश गिनी को निर्यात किया जाएगा। किसको? गिनी को। कोमा की विशेषताएं देख लीजिए। इसकी क्षमता जो है 4500 हॉर्स पावर है। दोस्तों, इसके अलावा एक और बात आपको बताना चाहेंगे हम कि ये अर्जुना का जो छत्तीसगढ़ का स्पेशल करंट अफेयर्स का मैगजीन है, नया वाला, उसको हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। 4.5 घंटे की एक महामैराथन क्लास है, उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट सबकी एक साथ ही बनी हुई है। ठीक है। तो अब बात करते हैं। इस इंजन का नाम जो है गिनी के राष्ट्रपति के ग्रे नाम कोमा पर रखा गया है। और इस इंजन का रंग जो है नीला व फिरोजी गिनी देश के राष्ट्रीय ध्वज के अनुरूप रखा गया है। और यह इंजन आगे और पीछे दोनों तरफ चल सकता है। यह गिनी के सीमांडू खान परियोजना उच्च तापमान क्षेत्र में उपयोग हेतु तैयार किया गया है इस इंजन को, कोमा को। अब देखिए दोस्तों, ब्रह्मा रेल मैन्युफैक्चरिंग हब BEML के बारे में। इसका शिलान्यास 10 अगस्त 2025 को किया गया। स्थापना जो है ओबैदुल्लागंज उमरिया गांव, विदिशा, मध्य प्रदेश में इसका स्थापना किया गया है। ये भारतीय रेलवे का जो मॉडर्न जो है टेक्नोलॉजी है आपका, इसमें वंदे भारत व मेट्रो ट्रेनों के डिज़ाइन, निर्माण, असेंबली एवं परीक्षण के साथ साथ रक्षा उत्पादों के निर्माण की विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करना है। और इस संयंत्र का नाम जो है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के नाम पर रखा गया है। रुद्राक्ष के बारे में देखिए। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है, ये गुड्स ट्रेन है। और इसकी कुल लंबाई 4.5 किलोमीटर है, 4.5 किलोमीटर है। और यह मालगाड़ी 6 बॉक्स रैक्स को जोड़कर और 7 इंजन की सहायता से संचालित की गई। वह इसमें कुल 354 वैगन शामिल हैं, 354 बोगी इसमें। ठीक है। और इसका जो परीक्षण है अगस्त 2025 में गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन, जो कि यूपी में पड़ता है, और गढ़वा, जो कि झारखंड में, वहाँ इसके बीच में इसका आपका संचालन हुआ है, परीक्षण हुआ है, मतलब एक तरह से। ठीक है। अब देखिए जम्मू कश्मीर के बारे में। तो 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया गया जम्मू कश्मीर में। ये 2 निर्मित किया गया पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक की राष्ट्रीय परियोजना का भाग है। कौन कौन सा? पहला इसमें चिनाब रेलपुर। ठीक है। रेल ब्रिज देख लीजिए चिनाब का। ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे स्टील आर्च पुल है ये दुनिया का। इसका निर्माण जो है रियासी जिला जम्मू कश्मीर में किया गया और इसका देखरेख जो है
कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है। इसकी ऊंचाई है 359 मीटर, जो कि चिनाब नदी की सतह से 359 मीटर ऊंची है ये। इसकी लंबाई है 1315 मीटर है। इस पुल को बनाने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जो कि 8 रिएक्टर स्केल तक के जो कि भूकंप को सहन कर सकता है, और 40 टन के टीएनटी विस्फोट व 266 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली जो हवा चलती है उसका सामना करने की क्षमता इसके अंदर है। और यह जम्मू से श्रीनगर के संपर्क को सुविधाजनक बनाएगा, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन की मदद से कटरा श्रीनगर की दूरी मात्र 3 घंटे में तय की जा सकती है। अंजी रेल पुल देख लीजिए रेल ब्रिज के बारे में, तो इंडियाज़ फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज है ये। ठीक है, इसका निर्माण जो है रियासी जिला जम्मू कश्मीर में इसका निर्माण किया गया है, और संपर्क स्थापित करेगा ये कटरा व रियासी जिला के मध्य ये संपर्क स्थापित करेगा ये ब्रिज जो है। अब देखिए भारत भूटान रेल संपर्क परियोजना, इसकी घोषणा 29 सितंबर 2025 को की गई है, और भारत भूटान के मध्य जो क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क के तहत जो है 2 परियोजना जो है निर्मित होंगी। इन परियोजनाओं की सहायता से भारतीय क्षेत्र पश्चिम बंगाल व असम को भूटान से जोड़ा जाएगा, और ये जोड़ेगा असम के कोकराझार और भूटान के गेलेफू के मध्य ये रहेगा लाइन। और कुल लंबाई इसकी कुल लंबाई 69 किलोमीटर, और निर्माण की लागत आ रही है 3456 करोड़ रुपया। बानर हाट जो कि पश्चिम बंगाल व रमतसे भूटान के मध्य में एक परियोजना, इसकी कुल लंबाई 20 किलोमीटर होगी और निर्माण की लागत 577 करोड़ रुपए आएगी। ब्रिज स्ट्रक्चर जो पुल संरचना की बात करें तो सिंगदूर पुल जो है भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड पुल होगा ये। ठीक है, इसका निर्माण जो है सागर तालुका शिवमोगा कर्नाटक में होगा, और इसकी कुल लंबाई 2.44 किलोमीटर होगी। आधार नदी जो है आपका शरावती नदी पर, और ये कर्नाटक राज्य का सबसे लंबा और भारत का दूसरा सबसे लंबा सिंगादुर पुल जो सागर तालुका के कई ग्राम सांस्कृतिक स्थलों तक पहुंच आसान करेगा ये। अब केबल स्टेड ब्रिज के बारे में देखिए, भारत का पहला सबसे लंबा केबल स्टेड पुल जो है बांद्रावली सी लिंक है। ठीक है, बांद्रावली सी लिंक जो कि मुंबई में स्थित है, पहला है ये भारत का सबसे लंबा, और दूसरा हो जाएगा आपका सिंगदूर पुल। ठीक है, अब देखिए कार्निक पुल के बारे में, पुनर्निर्माण इसका किया जा रहा है सिंदूर पुल, तो इसकी अवस्थिति मुंबई में है। ये ब्रिटिश काल में ये पुल निर्मित था आपका पुल मस्जिद बदर रेलवे स्टेशन के पास निर्मित है, और ये 154 साल पुराना है, और इसको असुरक्षित घोषित कर दिया गया। इस वजह से इसका दोबारा निर्माण किया जा रहा है। जुलाई 2025 में पुनर्निर्माण के पश्चात इसका नाम जो है ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति में सिंदूर पुल रखा जाएगा इसका नाम। ठीक है, कार्निक पुल का नया नाम सिंदूर पुल रखा जाएगा। ठीक है, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल MICT, तो भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है यह। यह क्रूज जो है क्रूज भारत मिशन के तहत विकसित टर्मिनल है। ये टर्मिनल की क्षमता जो है प्रतिवर्ष 10 लाख यात्रियों को निर्धारित है। ठीक है, केन बेतवा नदी जोड़ो लिंक जो है यह भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना है, और इस परियोजना के तहत जो है आपका मध्य प्रदेश में प्रवाहित जो केन नदी बहती है उसको उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी से जोड़ा जाएगा उसको। ठीक है, और पहले चरण में पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में केन नदी पर दौधन बांध का शिलान्यास किया गया है। बांध का नाम याद रखिएगा। देखिए इससे फ़ायदा होगा, बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट वगैरह दूर होगा, और सिंचाई की सुविधा, पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी, और जल विद्युत उत्पादन में सुविधा होगी। अन्य चर्चित परियोजना देख लीजिए, मैत्री सेकंड, इसका सैद्धांतिक अनुमति जो है आपका अक्टूबर 2025 में इसकी अनुमति मिली थी। अनुमानित लागत जो है 2000 करोड़ रुपये आ रही है, और यह राशि अगले 7 वर्षों में खर्च की जाएगी, और यह अंटार्कटिका में भारत का चौथा अनुसंधान केंद्र होगा। मैत्री सेकंड जो है 2029 तक चालू होने की उम्मीद है इस अनुसंधान केंद्र के, और इसका संचालन जो है गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र NCPOR द्वारा किया जाएगा, और नए केंद्र की क्षमता जो है 90 वैज्ञानिकों की होगी, और यह नया केंद्र जो है पुराने मैत्री केंद्र की जगह लेगा जो कि 1988 में बनाया गया था। ठीक है, पुराना वाला। अब देखिए पोलावरम बनका चिरला लिंक परियोजना, इसका प्रस्तावित योजना ये आंध्र प्रदेश की है। आधार नदी गोदावरी नदी पर बनेगा ये। अनुमानित लागत इसकी 81,000 करोड़ रुपए आएगी। यह आंध्र प्रदेश शासन की प्रस्तावित यह परियोजना है,
और इस परियोजना का उद्देश्य है गोदावरी नदी से बाढ़ के पानी को बनका रेखा नियामक तक स्थानांतरित करना है। वह इसके अलावा गोदावरी, कृष्णा व पेन्ना नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा इस परियोजना के तहत। इस परियोजना का विरोध भी किया गया है आपका तेलंगाना में इस परियोजना का, और केंद्र सरकार द्वारा एक समिति भी गठित की गई आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के मध्य जो ये विवाद उठता है, जो जुलाई 2025 में एक समिति का गठन किया गया है। अब देखिए विचिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय परियोजना जो है आपका, ये बहुउद्देशीय बंदरगाह, ठीक है, ये भारत का प्रथम अब समर्थित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। ये इसका शुभारंभ 2 मई 2025 को किया गया। कहाँ किया गया? तिरुवनंतपुरम, केरल में किया गया। और बंदरगाह की विशेषता क्या है? इस बंदरगाह की प्राकृतिक गहराई का ड्राफ्ट लगभग 20 मीटर है और यह बंदरगाह जो है विश्व के व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग के निकट है। इस बंदरगाह से माल ढुलाई के समय और लागत में कम समय लगेगा, ठीक है। इसमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अब देख लीजिए, GSAT-7R-CMS-3, तो भारत का भारी उपग्रह है ये, ठीक है। इसका प्रक्षेपण हुआ था 2 नवंबर 2025 को और कहाँ हुआ था? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में किया गया था इसका। और किस यान से किया गया था? LVM-3M5 से किया गया था, ठीक है। CMS-3 उपग्रह की विशेषता क्या है? इसका कुल भार 4400 किलोग्राम है। इस उपग्रह का निर्माण डिजाइन पूर्णतः इसरो द्वारा स्वदेशी रूप से इसका निर्माण और डिजाइन किसके द्वारा? इसरो द्वारा किया गया है, ठीक है, स्वदेशी है ये। और यह एक मल्टी बैंड संचार उपग्रह है जो भारतीय नौसेना के पुराने GSAT-7 रुक्मिणी उपग्रह का स्थान ग्रहण करेगा, उसके स्थान पर ये वाला आएगा, ठीक है। और इससे हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना के संचार और निगरानी क्षमता में वृद्धि होगी इससे। यह CMS-3 किसी भी भारतीय प्रक्षेपण यान, रॉकेट व भारतीय भूमि से भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा GTO में स्थापित होने वाला अब तक का सबसे भारी उपग्रह है ये, ठीक है। 44 किलोग्राम इसका भार है। इसके अलावा दोस्तों इसरो द्वारा CMS-3 से पहले जो है सबसे भारी उपग्रह GSAT-2, इसका कुल वजन 5800 किलोग्राम था, इसका प्रक्षेपण किया जा चुका है। लेकिन इस उपग्रह को देखिए विदेशी प्रक्षेपण यान एरियन 5 की सहायता से निर्धारित कक्षा में स्थापित किया था। ये विदेशी यान की सहायता से आपका स्थापित किया गया था, ठीक है। और ये वाला स्वदेशी की सहायता से किया गया है जो कि 4400 किलोग्राम इसका वेट है, ठीक है, CMS-3 का। अब देखिए LVM-3M5 भारत का बाहुबली प्रक्षेपण यान, रॉकेट है ये। यह भारत का सबसे भारी गतिशील प्रक्षेपण यान है, ठीक है, रॉकेट है ये। CMS-3 उपग्रह के लिए लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की 5वीं परिचालन M5 उड़ान है ये। इससे पहले LVM-3 प्रक्षेपण यान रॉकेट की सहायता से चंद्रयान-2 व चंद्रयान-3 मिशन का सफल संचालन हुआ है। अब निसार देख लीजिए। निसार दोस्तों क्या है ये? इसका पूरा नाम क्या है आपका? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है, इसका पूरा नाम है। और ये मिशन 5 वर्ष की अवधि का मिशन है और प्रक्षेपण इसका होगा 30 जुलाई 2025 को इसका प्रक्षेपण किया गया। और स्वरूप है ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS है ये, ठीक है। और प्रक्षेपण यान किस यान से किया गया? GSLV F-16 से किया गया। यान का नाम पूछा जाता है, किस यान से किया गया था प्रक्षेपण, ठीक है। और निसार को अंतरिक्ष की ध्रुवीय कक्षा पोलर ऑर्बिट 747 किलोमीटर में स्थापित किया गया है। और यह जो मिशन है भारत के अंतरिक्ष संगठन इसरो और नासा जो कि अमेरिका का अंतरिक्ष ये संगठन है, इसका संयुक्त ये मिशन है दोनों का, ठीक है। इसके लिए L बैंड नासा व S बैंड इसरो द्वारा उपलब्ध कराया गया है, ठीक है। एक्सियोम 4 मिशन देख लीजिए अब। यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एक्सियोम स्पेस एजेंसी के निर्देशन एवं एलन मस्क की स्पेस एक्स, किसकी है? एलन मस्क की एजेंसी है। इस सहयोग से विभिन्न देशों के अंतरिक्ष यात्री दल को अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग के लिए संचालित हो रहा है ये आपका मिशन जो है। मिशन का संचालन कब हुआ था? मिशन ISS यात्रा हेतु रवाना हुआ था 25 जून 2025 को। यात्री दल की सकुशल वापसी कब हुई थी? 15 जुलाई 2025 को वापसी हो गई थी।
और इस मिशन के लिए स्पेस एक्स के प्रक्षेपण यान फाल्कन 9 अंतरिक्ष यान एवं क्रू ड्रैगन C-213 कैप्सूल का यूज़ किया गया था इसके लिए। एक्सियोम 4 के यात्री दल में देखा जाए तो इस मिशन के अंतर्गत विभिन्न देशों के 4 अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में भेजा गया था। ठीक है, और इस मिशन में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी शामिल थे। इस मिशन में कौन कौन शामिल थे? 4 लोग देख लीजिए। शुभांशु शुक्ला जो कि भारत के थे, पैगी विल्सन जो कि अमेरिका के, टिम्बोर कपू जो कि हंगरी के, स्लावोज उजनास्की जो कि पोलैंड के, ये चारों लोग शामिल थे इस मिशन में। ठीक है, तो स्पाडेक्स मिशन उपग्रहों का द्वितीय डॉकिंग प्रक्रिया देख लीजिए। ये 20 अप्रैल 2025 को ये प्रक्रिया हुई थी। प्रक्रिया में शामिल उपग्रह कौन थे? SDX-1 चेजर व SDX-2 टारगेट शामिल हुए थे। 21 अप्रैल 2025 में आपका SDX-2 उपग्रह से SDX-1 हेतु पावर ट्रांसफर का सफलतापूर्वक जो है यूज़ हुआ था। स्पेसडेक्स का अर्थ है आपका स्पेस डंकिश एक्सपेरिमेंट, जिसमें 2 अंतरिक्ष यान के आपस में जुड़ने व अलग करने का प्रयास किया जाता है इसके तहत। ठीक है, डॉकिंग मतलब होता है 2 यान को आपस में जोड़ना, और अनडॉकिंग मतलब 2 यान को अलग करना। डॉकिंग ऑपरेशन जो है 16 जनवरी 2025 को सफल रहा और अनडॉकिंग ऑपरेशन 13 मार्च 2025 को सफल हुआ था। और भारत जो है अंतरिक्ष डॉकिंग ऑपरेशन करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले रूस, अमेरिका, चीन था। ठीक है, और भारत चौथा देश बन गया है, याद रखिएगा, अंतरिक्ष डॉकिंग करने वाला, ऑपरेशन करने वाला। अब NBS-2 इसरो का 100वां क्रम का ये प्रक्षेपण मिशन है, 100वां क्रम का है, 100 नंबर का। ठीक है, प्रक्षेपण हुआ था 29 जनवरी 2025 को। किस यान से हुआ था? GSLV F-15 MK-11 MK-2 से हुआ था। ठीक है, उपग्रह जीवन काल जो है 12 वर्ष का है इसका जीवन काल। NBS-2 उपग्रह का विशेषता देख लीजिए। इसका भार कितना है? 2250 किलोग्राम इसका भार है इस उपग्रह का। और यह इसरो के क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह कार्यक्रम नेविक का भाग है। यह पुराने नेविक उपग्रह IRNSS-1E का स्थान जो है ये ग्रहण करेगा, उसकी जगह पे ये वाला आ जाएगा। ठीक है, देखिए, इस उपग्रह को भारत के GSLV F-15 प्रक्षेपण यान की सहायता से निर्धारित कक्षा में स्थापित करने का प्रयास किया गया, लेकिन GSLV F-15 MK-2 के प्रक्षेपण के दौरान जो है आपका थ्रस्टर्स में खराबी आ गया था, जिससे उपग्रह अपनी निर्धारित कक्षा में स्थापित नहीं हो पाया था। नाविक भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, यह इसरो द्वारा विकसित एक स्वतंत्र स्टैंड अलोन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जिससे रक्षा और नागरिक दोनों जरूरतों को पूरा करने वाले 7 उपग्रह समूह शामिल हैं। पहला उपग्रह जो IRNSS फर्स्ट 1 जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया था। वर्तमान में तकनीकी कमियों के कारण कुछ ही उपग्रह जो है अंतरिक्ष में क्रियाशील है, 7 में से। ठीक है, अब देख लीजिए विश्व के चर्चित नेविगेशन सिस्टम और उससे संबंधित देश देख लीजिए। GPS से संबंध, अमेरिका से संबंध है GPS का। ग्लोनास नेविगेशन सिस्टम का संबंध रूस से है। गैलीलियो का यूरोप से है। ब्यूडियो का चीन से है। QZSS का जापान से है। ठीक है, गगन GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन, ठीक है, यह भारत की स्वदेशी उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है, जिसका विकास जो है इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसका विकास जो है, ठीक है, यह GPS की सटीकता को बढ़ाकर अधिक एकरूपता में उच्च गुणवत्ता व वायु यातायात प्रबंधन प्रदान करता है। ये भारत का समुद्रयान मिशन डीप ओशियन मिशन देख लीजिए। इस मिशन का सहयोग किया था फ्रांसीसी समुद्री अनुसंधान संस्थान ने, इफ्रीमीर ने, जो कि फ्रांस के है। ये मिशन में प्रयुक्त पनडुब्बी का यूज़ किया गया था आपका नौटाइल जो कि फ्रांस की ये पनडुब्बी है। और दोस्तों भारत ने भी अगस्त 2025 में समुद्रयान मिशन में बड़ी उपलब्धि भारत ने भी हासिल की है। और इस मिशन के तहत जो है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान न्यूयॉर्क के वैज्ञानिक राजू रमेश व भारतीय नौसेना के स्वनिर्मित कमांडर जतेंद्रपाल सिंह ने फ्रांसीसी पनडुब्बी नौटाइल के मैनिपुलेटर का उपयोग करते हुए 4025
5002 मीटर की गहराई के समुद्र तल पर भारत व फ्रांस के ध्वज को लगाकर आवश्यक क्षमता का प्रदर्शन किया था। भारत जो है आगामी अपने समुद्रयान मिशन के तहत 6000 मीटर की गहराई तक जाने वाली स्वदेश निर्मित मत्स्य 6000 पनडुब्बी को वर्ष 2027 तक भेजने की तैयारी कर रहा है। इस पनडुब्बी को सांसद प्रश्न, इसरो के आगामी अंतरिक्ष अभियान देख लीजिए। प्रविष्टि तिथि जो है 4 दिसंबर 2025 है, मतलब 4:28 PM पे बाई PIB दिल्ली द्वारा ये जारी किया गया है। इसरो द्वारा मार्च 2026 तक प्रमुख अंतरिक्ष अभियान निर्धारित किया है, जिसका विवरण इस प्रकार है, देख लीजिए। इनमें प्रथम जो है पूर्णतः भारतीय उद्योग निर्मित PSLV एक्सेल 2026 की पहली तिमाही का प्रक्षेपण किया जाएगा। इसरो अंतरिक्ष अभियान के बारे में देख लिया जाए तो उपग्रह प्रक्षेपणयान जो है, देखिए ये उपग्रह है EOS-N1 और प्रक्षेपणयान किस यान से भेजा जाएगा तो PSLV C62 से ये भेजा जाएगा और इसका उद्देश्य होगा NSIL द्वारा रणनीतिक उपयोगकर्ता के लिए एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को समर्पित अभियान, जिसके द्वारा विभिन्न भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय उपयोगकर्ताओं के 18 सहयात्री उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाएगा। ठीक है। गगनयान मिशन जो है, इसका प्रथम चरण जो है, इस मिशन में प्रयुक्त मानव योग प्रक्षेपणयान का नाम क्या है? HLVM-3 है। ठीक है, यानी कि ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य होगा, गगनयान का प्रथम मानव रहित मिशन है जिसमें मानव रेटेड प्रक्षेपणयान के वायुगतिकी लक्षण वर्णन, कक्षीय मॉड्यूल के मिशन संचालन, चालक मॉड्यूल के पुनः प्रवेश और पुनर्प्राप्ति सहित संपूर्ण मिशन का जो है प्रदर्शन किया जाएगा। उपग्रह देख लीजिए, अगर देखा जाए EOS-5 है और प्रक्षेपण किस यान से भेजा जाएगा तो GSLV F-17 के माध्यम से भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य होगा सामरिक उपयोग के लिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा। उपग्रह TDS-1 जो है, इसका प्रक्षेपण यान किस यान से जो है PSLV C63 से इसको भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य होगा उच्च प्रणोद विद्युत प्रबोधन प्रणाली, स्वदेशी TWT, ट्रेवलिंग वेब ट्यूब एम्पलीफायर, क्वांटम कुंजी वितरण सहित कई प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह TDS-1 का प्रक्षेपण किया जाएगा। ठीक है, और उपग्रह यहाँ EOS-10 जो है और इसका प्रक्षेपण यान होगा, इसका ये PSLV एक्सेल रॉकेट से इसको भेजा जाएगा और उद्देश्य होगा भारत का प्रथम उद्योग निर्मित PSLV एक्सेल रॉकेट, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और लार्सन एंड ट्रूबो L&T के सहयोग से बनाया गया है। इस प्रक्षेपणयान की सहायता से इसको बनाया गया है, किसके सहयोग से? HAL और L&T के सहयोग से बनाया गया है इसको। ठीक है, और इस रॉकेट की सहायता से समुद्र विज्ञान अध्ययन हेतु ओशन सेट पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एवं भारत मॉरिशस संयुक्त उपग्रह IMJS व भारतीय NJE के लीप 2 उपग्रह को प्रक्षेपित करने की योजना है। ब्लूबर्ड 6 उपग्रह देख लीजिए, इसका जो प्रक्षेपण किया गया 21 दिसंबर 2025 को किया गया। किस यान से किया गया? LVM-3 इसरो प्रक्षेपण यान से किया गया। इसरो का ये यान है। ठीक है, कहाँ से किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया, आंध्र प्रदेश में जो कि स्थित है। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के उपग्रह का नाम क्या है? ब्लू बर्ड 6 का प्रक्षेपण कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। ठीक है, और इसरो द्वारा 2026 के लिए निर्धारित संभावित कार्यक्रमों में ब्लू बर्ड उपग्रह का प्रक्षेपण जो है पूर्व में 15 दिसंबर 2025 को निर्धारित किया गया था, जिसे आपका चेंज करके इसका तिथि जो है 21 दिसंबर कर दिया गया है। 15 दिसंबर से 21 दिसंबर कर दिया गया। फिर रक्षा प्रौद्योगिकी देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर में भारत द्वारा प्रयोग किए गए आधुनिक रक्षा उपकरण, भारत की वायु रक्षा प्रणाली एयर डिफेंस सिस्टम देखा जाए तो इसमें पहले S-400 सुदर्शन चक्र देखिए, लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है यह, और यह 400 किलोमीटर तक की दूरी के हवाई खतरों को निशाना बनाने में सक्षम है। भारत में वर्ष 2018 में रूस से रक्षा समझौते के तहत S-400 प्रणाली जो है प्राप्त की गई थी रूस से। कहाँ से? रूस से। ठीक है, यह रक्षा उपकरण जो है रूस के अल्माज एंटे कंपनी द्वारा भारत में आयातित किया गया है। कंपनी का नाम यहाँ याद रखिएगा, रूस का जो कंपनी है। भारत की S-400 वायु रक्षा प्रणाली का नाम जो है भगवान विष्णु के पौराणिक शस्त्र के नाम पर सुदर्शन चक्र रखा गया है। यह लंबी दूरी की सतह से हवा में
मार करने वाली मिसाइल है। मतलब देखिए, सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। किस तरह की मिसाइल है? अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि S-400 सुदर्शन चक्र जो है किस तरह की मिसाइल है, तो सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल प्रणाली का स्वरूप है ये। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है उत्तर पश्चिम भारत में भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों पर पाकिस्तान मिसाइल व ड्रोन हमले को भारत के S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली ने असफल कर दिया था। ठीक है। बराक 8 देख लीजिए। बराक 8 एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली, किस तरह की है? सतह से हवा में मार करने वाला एक मिसाइल है ये। इस रक्षा उपकरण का निर्माण जो है भारत और इजराइल के संयुक्त सहयोग से हुआ है इसका निर्माण। और इस मिसाइल की रेंज कितनी है? 70 से 100 किलोमीटर इसकी रेंज संभावित है। आकाश के बारे में देख लीजिए। आकाश क्या है? सतह से हवा में वार करने वाली है ये। ठीक है। सतह से हवा में वार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली है जिसकी क्षमता 4.5 से 25 किलोमीटर की रेंज है इसकी। यह भारत की स्वदेशी रक्षा प्रणाली है जो मध्यम दूरी की सतह से वायु में वार करने वाली हवाई हमलों को रोकने में सक्षम है ये। यह ट्रैकिंग मोड में 64 लक्ष्यों के साथ साथ सक्रिय मोड में 12 लक्ष्यों का पता लगाकर उन्हें क्या कर देती है? फेल कर सकती है। ठीक है। ट्रैकिंग मोड में 64 और सक्रिय मोड में 12। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आकाश मिसाइल को भारत की पश्चिमी सीमा व नियंत्रण रेखा LOC पर तैनात किया गया था इस मिसाइल को। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत D4 एंटी ड्रोन सिस्टम क्या है? ये भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है पाकिस्तानी ड्रोन झुंडों से बचाव के लिए DRDO व BEL द्वारा विकसित D4 एंटी ड्रोन सिस्टम का यूज़ किया था। तो D4 जो सिस्टम है मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों UCAV सहित ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का यूज़ करता है ये। ठीक है। इसमें लेज़र आधारित मारक विधि भी है। D4 दुश्मन के ड्रोन का 360 डिग्री पता लगाने के लिए RF सेंसर और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड कैमरों को जोड़ता है ये। ठीक है। यह लेज़र निर्देशित ऊर्जा हथियारों DEW का उपयोग करके लक्ष्यों को भौतिक रूप से नष्ट करता है। अब देखिए आकाश तीर के बारे में। ये आकाश तीर जो है भारत का पूर्णतः स्वदेशी निर्मित है ये। ठीक है। स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है ये। ठीक है। AADCRS है। सार्वजनिक उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL द्वारा निर्मित आकाश तीर किसके द्वारा निर्मित है? BEL द्वारा निर्मित है। लगभग 1 वर्ष पहले जो है भारतीय सेना में शामिल किया गया था इसको। ब्रह्मोस मिसाइल देखिए तो स्वरूप इसका है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसका निर्माण जो है भारत और रूस के सहयोग से किया गया है। पाकिस्तान के एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइल के द्वारा सटीक हमले किए गए। देखिए दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत का सबसे हाईटेक ये क्रूज मिसाइल है। वर्ष 2022 में फिलीपींस द्वारा भारत के ब्रह्मोस को खरीदने के लिए रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए गए थे 2022 में। राफेल के बारे में देखिए, यह क्या है? लड़ाकू विमान है ये। इसका निर्माण जो है आपका डसाल्ट एविएशन कंपनी फ्रांस द्वारा इसका निर्माण किया गया। और एक नई पीढ़ी का ये नई जनरेशन का ये लड़ाकू विमान है राफेल जो है। और ये फ्रांस द्वारा भारत में ये भेजा गया जो हवा से हवा और हवा से ज़मीन पर वार करने में सक्षम है। देखिए, हवा से हवा और हवा से ज़मीन पर वार करने में ये राफेल जो है सक्षम है। इसको याद रखिएगा। राफेल विमान दोहरे इंजन वाला बहु मिशन लड़ाकू विमान है ये। और राफेल का यूज दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में भी इसका किया गया था, आतंकी क्षेत्रों पर हमला करने के लिए। ठीक है। आकाश प्राइम देख लीजिए। इसका स्वरूप क्या है? सतह से हवा में मार करने की ये मिसाइल है। ये आकाश जो है सतह से हवा में। ठीक है। यह आकाश वायु रक्षा प्रणाली का उन्नत संस्करण है ये। आकाश जो है वायु रक्षा प्रणाली का लेटेस्ट वर्जन है ये। ठीक है। और ये स्वदेशी तकनीकी से निर्मित किया गया है और मध्यम दूरी है इसकी, मध्यम दूरी की प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है ये। और यह 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर संचालन में ये सक्षम है। 16 जुलाई 2025 को लद्दाख में भारतीय सेना द्वारा आकाश प्राइम को उच्च ऊंचाई पर उच्च गति के 2 मानवरहित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट कर इसकी क्षमता का प्रदर्शन किया है। INS अरलाड़ा, तो ये आपका इसका स्वरूप है पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत है ये INS। ठीक है। नौसेना में इसको शामिल किया गया था। 18 जून 2025 को पूर्वी कमान में शामिल किया गया था, नौसेना के पूर्वी कमान में। देखिए, यह भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी व उथले जल पोत ASWC का ये वर्जन है, संस्करण है। और यह जहाज जो है 30 मीटर से कम गहराई वाले तटीय जल में छोटी पनडुब्बियों व UAV मानव रहित अंडर वाटर व्हीकल का पता लगाने में ये
सक्षम है यह युद्धपोत जो है। भारत पूर्वानुमान प्रणाली, भारत एफएस फोरकास्ट सिस्टम देख लीजिए। तो इसका स्वरूप है मौसम का जो है पूर्व अनुमान लगाना, ठीक है। निर्माण जो है उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा इसका निर्माण किया गया इस प्रणाली का, ठीक है। और इस प्रणाली का विकास जो है मिशन मौसम के अंतर्गत हुआ है, मिशन मौसम के अंतर्गत। यह भारत के आधुनिक स्वदेशी उच्च रेजुलेशन मौसम ये मॉडलिंग प्रणाली है। INS इच्छक के बारे में देखिए, ये जल सर्वेक्षण पोत है। ये नौसेना में इसको 6 नवंबर 2025 को शामिल किया गया था। और इच्छक जो है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मार्गदर्शक, ठीक है। इसे कोच्चि कमांड में स्थापित किया गया है। और इसका निर्माण जो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कलकत्ता के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, इच्छक का निर्माण जो है, ठीक है। यह जहाज जो है बंदरगाह, तट और समुद्री क्षेत्र में सर्वेक्षण का काम करेगा। कौन? INS इच्छक जो है। अस्त्र का स्वरूप क्या है? VBRAAM प्रक्षेपास्त्र है। ये मारक क्षमता इसकी 100 किलोमीटर से अधिक है। अस्त्र का पूरा नाम जो है विस्तार क्या है? VBRAAM का फुल फॉर्म होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित है ये अस्त्र जो है। स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी RF सीकर को शामिल किया गया है। अब देखिए सूचना प्रौद्योगिकी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वदेश निर्मित पहल विक्रम 3201। विक्रम 3201 एक स्पेस ग्रेड 32 बिट सेमीकंडक्टर माइक्रो प्रोसेसर है जिसे इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर वेब SCL के सहयोग से विकसित किया गया है। इसको यह भारत में डिजाइन और निर्मित आपका प्रथम 32 बिट अंतरिक्ष ग्रेड प्रोसेसर है। ये पहला मतलब है, ये 32 बिट अंतरिक्ष ग्रेड प्रोसेसर भारत में ही डिजाइन किया गया है। इसका प्रथम सार्वजनिक अनावरण जो है 2 से 4 सितंबर 2025 को सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन जो कि नई दिल्ली में हुआ था, उसके एक समारोह में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने विक्रम 3201 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्तुत किया। और ये जो है रॉकेट की मार्गदर्शक नेविगेशन गणनाओं हेतु अत्यंत आवश्यक बिट फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन सुरक्षा संवेदनशील एरोस्पेस प्रणालियों में व्यापक रूप से प्रयुक्त ADA प्रोग्रामिंग भाषा और अन्य एवियोनिक्स मॉड्यूल्स के साथ संपर्क सुनिश्चित करने वाला MIL STD 1553B बस इंटरफेस जैसी कई उन्नत तकनीकी से ये परिपूर्ण है। नेवा नेशनल विधान एप्लीकेशन के बारे में देख लीजिए। देखिए दोस्तों, नेशनल विधान एप्लीकेशन का उद्देश्य है विधानसभा सदन कार्यों को डिजिटल बनाकर दस्तावेज पहुंच में दक्षता व विधायकों व सचिवालय कर्मचारियों में बेहतर समन्वय स्थापित करना है। यह डिजिटल सेवा जो है मेघराज 2.0 पर संचालित है ये, ठीक है। मेघराज 2.0 जो है भारत का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डाटा सुरक्षा व गोपनीयता प्रदान करता है। ये 22 मार्च 2025 को दिल्ली विधानसभा ने नेवा के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने वाली भारत की 28वें क्रम की विधानसभा है। 28वें क्रम की कौन सी? दिल्ली विधानसभा जो है MOU पर हस्ताक्षर किया है नेवा के क्रियान्वयन के लिए, समझौते के लिए, ठीक है, 22 मार्च 2025 को। तो वेब एक्स क्या है? ये केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय की यह पहल है ये, और इस पहल का उद्देश्य है मीडिया व मनोरंजन क्षेत्र के स्टार्टअप को वित्त पोषण व राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। यह मीडिया टेक उद्यमिता जैसे गेमिंग, एनिमेशन, मेटावर्स, जेनरेटिव AI व अगली पीढ़ी के कंटेंट प्लेटफॉर्म पर केंद्रित रहेगा। यह इस पहल के अंतर्गत मई 2025 में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेब्स का आयोजन जो है मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। याद रखिएगा इसका आयोजन कहाँ हुआ था। संचार साथी क्या है? संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन भारत सरकार के टेलीकम्युनिकेशन विभाग के स्मार्टफोन निर्माताओं को निर्देश दिया कि वे मार्च 2026 से बेचे जाने वाले नए मोबाइल फ़ोन में संचार साथी ऐप को फ्री इंस्टॉल करें। देखिए संचार साथी क्या है? एक सरकारी मोबाइल एप्लीकेशन है ये, ठीक है।
यह ऐप आपको आपके मोबाइल नंबरों और फ़ोन से जुड़ी सुरक्षा जानकारी देता है। अगर आपका फ़ोन खो जाए, चोरी हो जाए या किसी ने आपके नाम पर नकली सिम ले रखा हो तो यह एप्लीकेशन जो है मदद करेगा। अब देखिए ध्रुवा के बारे में। ध्रुवा क्या है आपका? इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। देखिए मई 2025 में ध्रुवा के नीति दस्तावेज का विमोचन जो है भारतीय डाक विभाग द्वारा किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में एक मानकीकृत जियो कोडेड पता प्रणाली यानी कि वर्चुअल एड्रेस को स्थापित करना है, जिससे सार्वजनिक व निजी सेवा की वस्तुओं की डिलीवरी में सुधार हो सके। आशा क्या है? आशा का लॉन्च हुआ था 18 नवंबर 2025 को। आशा पोर्टल जो है केंद्रीय खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एआई आधारित प्लेटफॉर्म है आशा जो है, ठीक है। इसका यूज़ जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में नागरिक सुझाव फीडबैक को बेहतर बनाने में इसका यूज़ होगा आशा का। सागर सेतु क्या है दोस्तों? ये केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। सागर सेतु एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें 80 से अधिक बंदरगाह व 40 प्रमुख सेवा प्रदाताओं को जोड़ा जाएगा इसमें, ठीक है, सागर सेतु में। अगर देखा जाए ध्रुव 64 क्या है? ध्रुव 64 जो है यह भारत का पूरी तरह से स्वदेशी, पूर्णतः स्वदेशी 1GSZ64 बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर चिप है ये, ठीक है। ध्रुव 64 जो है ये चिप है, माइक्रो प्रोसेसर। इसे डिजिटल इंडिया RISC-V कार्यक्रम के अंतर्गत CDEC पुणे द्वारा डिज़ाइन किया गया है। ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर की इसकी मुख्य विशेषता है इसके बहुप्रयोग कुशलता में निहित है, जिसके कारण यह 5G IoT रक्षा व अंतरिक्ष क्षेत्रों में सरलता से प्रयोग किया जा सकता है। ये QPIAI ये इंडेक्स क्या है दोस्तों? ये भारत का सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर है ये दोस्तों, ठीक है। इसका निर्माण किया गया है QPIAI स्टार्टअप बेंगलुरु के द्वारा। इसकी क्षमता है 25 क्यूबिट्स सुपर कंडक्टिंग इसकी क्षमता है, ठीक है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन में चयनित 8 स्टार्टअप में से QPIAI द्वारा यह देश के प्रथम फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है। ये सी फ्लड क्या है? ये बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली है। बाढ़ आने से पहले पूर्वानुमान लगाएगा। ये राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत इस प्रणाली का विकास सीडेक पुणे केंद्रीय जल आयोग एवं नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC के सहयोग से किया गया है इसका विकास। सी फ्लड एक वेब आधारित जो है प्लेटफॉर्म है जो ग्राम स्तर पर 2 दिन पहले जो है बाढ़ के जलभराव की भविष्यवाणी करता है, ये 2 दिन पहले, ठीक है। सी फ्लड ये प्लेटफॉर्म जो है। विज्ञान प्रौद्योगिकी देख लीजिए। भारत की प्रथम जीनोम संपादित चावल पैडी की घोषणा की गई है। देखिए 2 जीनोम संपादित चावल की किस्म की घोषणा की गई है मई 2025 में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। तो कौन कौन सी 2 किस्में हैं देख लीजिए। DRR चावल 100 कमला, तो इसका विकास जो है IARR भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद द्वारा इसका विकास किया गया है। इस जोनम फसल को सांबा महसूरी BPT 5204 के आधार पर विकसित किया गया है। इस फसल के पुष्पगुच्छ में दोनों की संख्या अधिक, ये मतलब दानों की संख्या जो है अधिक होने के साथ साथ यह 20 दिन पहले जो है लगभग मतलब 130 दिन परिपक्वता तैयार हो जाती है, मतलब 20 दिन पूर्व ही ये लगभग ये तैयार हो जाती है। अब दूसरा कि इसमें पूसा DST चावल 1, तो इसका विकास जो है IARR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा इसका विकास किया गया है, ठीक है। तो यह MTU 1010 के आधार पर विकसित की गई है। इस जीनोम फसल की प्रमुख विशेषता यह है कि यह लवण व क्षारीय मिट्टी में उत्पादन को बढ़ा सकती है, ठीक है। विशेषताएं देख लीजिए। भारत विश्व का पहला देश है जिसने जीनोम संपादित चावल की किस्म को विकसित किया। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। चावल किस्मों के से लाभ क्या होगा? उपज में वृद्धि होगी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में क्या होगा? कमी आएगी, सिंचाई के लिए कम पानी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। विशेषता क्या है? यह चावल किस्म जो है CRISPR के CS पर आधारित जीनोम एडिटिंग तकनीक में विकसित हुई है, जिसमें विदेशी DNA को शामिल ना कर भारतीय पारिस्थितिकी
अनुरूप जांच की आनुवंशिक सामग्री में सटीक परिवर्तन करके बनाया गया है इसको। नोट देख लीजिए, वर्ष 2018 में राष्ट्रीय विज्ञान कोष के अंतर्गत 2 चावल किस्में सांबा महसूरी व MTU 1010 को बेहतर बनाने के लिए जीनोम संपादन अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो भारत की प्रथम जीन संपादित भेड़ देख लीजिए। देखिए, इस भेड़ को तैयार किया गया है शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा। भारत की प्रथम जीन संपादित भेड़ तैयार की गई है। ठीक है, और इसी संस्था के द्वारा जो है भारत की पहली क्लोन की गई पश्मीना बकरी नूरी को तैयार किया गया था 2012 में इसी संस्था के द्वारा। ठीक है, भारत की प्रथम जनजातीय जीनोम परियोजना के बारे में बात करें। यह परियोजना जो है गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर GBRC के नेतृत्व में व्यापक भारत जीनोम परियोजना के तहत चलाई जा रही है। और इस पहल के तहत जो है 4000 से अधिक जैविक नमूने एकत्र किए जाएंगे और 17 जिलों के 2000 व्यक्तियों का पूर्ण जीनोम अनुक्रमण किया जाएगा। अनुक्रमण प्रक्रिया जो है जीन उत्परिवर्तन की पहचान करती है जो आनुवंशिक रोगों का कारण बनते हैं। एडफॉल्सी वैक्स देख लीजिए, मतलब इन डेंजरस वैक्सीन के बारे में देखा जाए तो ये जो है मलेरिया के विरुद्ध भारत का प्रथम स्वदेशी टीका है। मलेरिया के विरुद्ध तैयार किया गया भारत का पहला स्वदेशी वैक्सीन है ये आपका फाल्सी वैक्स इसका नाम है। ठीक है, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR एवं भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के सहयोग से यह टीका तैयार किया गया, विकसित किया गया है। मानव विकास रिपोर्ट HDR 2025 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका। इसका प्रकाशन हुआ था इस रिपोर्ट का 6 मई 2025 को। जारी किया गया किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा ये मानव विकास रिपोर्ट को जारी किया जाता है। आपका रैंकिंग में 193 देशों को शामिल किया गया था। और रिपोर्ट का शीर्षक देख लीजिए, टाइटल क्या था, इंपॉर्टेंट है बहुत। ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI। ठीक है, इसका शीर्षक था, टाइटल था इस रिपोर्ट का। इस सूचकांक में टॉप शामिल जो टॉप देश कौन कौन बने हैं, तो आपका पहले स्थान पर आइसलैंड बना है, स्कोर मिला है 0.972। नॉर्वे दूसरे पर है आपका, इसको स्कोर मिला है 0.970। स्विट्जरलैंड को भी 0.970 ही रैंक मिला है, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। डेनमार्क चौथे पर है 0.962 रैंक के साथ, डेनमार्क जो है चौथे पर है। ठीक है, और पाँचवें पर क्या है देख सकते हैं यहाँ पर, जर्मनी है 959 रैंक के साथ, जर्मनी पाँचवें पर है। पहले पर आइसलैंड है इस रैंक में। ठीक है, HDR 2025 सबसे खराब प्रदर्शन जो है, निम्न मानव विकास जो है सबसे खराब जो रैंक मिला है दक्षिणी सूडान को मिला है, 193वें रैंक मिला है इसको, दक्षिणी सूडान को। इस रिपोर्ट में 193 देशों की रैंकिंग आपका पूर्ण मानव विकास सूचकांक 2023 की समीक्षा के आधार पर दी गई है। ठीक है, HDR में भारत की स्थिति क्या है, इंडिया की रैंक है, भारत को 130वां स्थान मिला है आपका HDR में, और स्कोर मिला है भारत को 0.685 स्कोर के साथ 130वां स्थान है। और भारत को किस कैटेगरी में रखा गया है? मध्यम मानव विकास की श्रेणी में भारत को रखा गया है। 1990 के बाद जो है भारत का HDI मूल्य में 53% की वृद्धि हुई है। ठीक है, वर्ष 2025 HDI रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश भी 130वां स्थान हासिल किया है। बांग्लादेश ने भी, भारत का भी 130वां ही स्थान है। वर्ष 2023 HDI रिपोर्ट में भारत का स्थान 134वां था वर्ष 2023 में। ठीक है, और 134वां था 2023 में, और अभी जो 2025 में 130वां स्थान है भारत का। ठीक है, अतः तुलनात्मक स्तर पर रैंकिंग में जो है सुधार हुआ है। भारत के पड़ोसी देश में चीन जो है, चीन 78वें स्थान पर रहा इस रैंकिंग में, श्रीलंका 89th रैंक पर रहा, भूटान 125 भूटान 125वें स्थान पर रहा। ठीक है, बेहतर श्रेणी में शामिल हुए हैं ये सब। अब देखिए मानव विकास के संकेतकों में भारत की स्थिति देख लेते हैं। जीवन प्रत्याशा जो है 2023 की स्थिति में आपका 72 वर्ष है भारत में जीवन प्रत्याशा, और पूर्व प्रदर्शन की तुलना में स्थिति देखें अब तक सर्वाधिक है ये। ठीक है, स्कूली शिक्षा जो है अपेक्षित वर्ष जो है इसका कितना है, 12.95 वर्ष है इसका। ठीक है, 2023 की स्थिति है यहाँ पर। ठीक है, और समतुल्य स्तर इसका बना हुआ है। स्कूली शिक्षा जो है औसत वर्ष क्या है, 6.88 वर्ष है, और वृद्धि दर्ज यहाँ पर की गई है। और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी कि GNI जो है
$9,086 है, जो कि वृद्धि दर्ज की गई है। और लैंगिक असमानता सूचकांक देखा जाए वर्ष 2023 की रैंकिंग में 102 स्थान पर था भारत। और भारत का लैंगिक विकास सूचकांक 2023 में GDI स्कोर कितना था? 0.874 था। यह पूर्व वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण सुधार है। बहुआयामी गरीबी की बात करें तो वर्ष 2015-16 से 2019-21 के मध्य जो है लगभग 13.5 करोड़, 13.5 करोड़ भारतीय जो है बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ रिपोर्ट 2025 देखिए। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो है UNFPA स्टेट वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 देखा जाए तो रिपोर्ट का प्रकाशन जो है जून 2025 में रिपोर्ट जो है प्रकाशित की गई। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट में जनसंख्या संबंधी आंकड़े देखा जाए तो जनसंख्या अनुमान जो है विश्व जनसंख्या अनुमान देखें तो वर्ष 2024 में पूरे विश्व की जनसंख्या 8.2 अरब जो है संभावित है और 2080 के दशक में 10.3 अरब संभावित है। और भारत की जनसंख्या की बात करें तो अप्रैल 2025 में 146.39 करोड़ संभावित है और 2060 तक दशक में आपका भारत की जनसंख्या 170 करोड़ संभावित है। भारत जो है वर्ष 2024 में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में शामिल है। भारत दुनिया के जनसंख्या के मामले में भारत नंबर 1 है, ठीक है, अभी वर्तमान में। 2060 दशक में भारत की जनसंख्या अपना सर्वोच्च स्तर जो है 170 करोड़ तक आने के पश्चात भारत की जनसंख्या धीरे धीरे गिरावट की ओर अग्रसर होगी। भारत में जीवन प्रत्याशा जो है 2025 जन्म के समय अनुमानित जो है पुरुषों में 71 वर्ष और महिला में 74 वर्ष, ठीक है। भारत में प्रजनन दर के आंकड़े देखिए। कुल प्रजनन दर जो है TRF कुल 1.9 और जो है उच्च प्रजनन दर वाले राज्यों का क्रम पहले पर आपका बिहार है, दूसरे पर मेघालय है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रजनन दर है बिहार में और दूसरे पर मेघालय है। और निम्न प्रजनन दर वाले राज्य का क्रम क्या है? पहले पर सिक्किम है, दूसरे पर दिल्ली है, ठीक है। भारत की कुल प्रजनन दर 1.9, वास्तविक प्रतिस्थापन दर जो है 2.1 से कम है। ये वास्तविक प्रतिस्थापन दर जो है जनसंख्या बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। ये भारत में युवा व कार्यशील जनसंख्या कितनी है? 0 से 14 वर्ष जो है की आयु के लोग 24% हैं यहाँ भारत में। 10 से 19 वर्ष आयु के लोग 17% आबादी है भारत में और 10 से 24 वर्ष की आयु के लोगों की आबादी 26% है भारत में, ठीक है। भारत में कार्यशील जनसंख्या जो है 15 से 64 वर्ष की आयु है, कुल 68% है, ठीक है। वरिष्ठ नागरिक में 7% जीवन प्रत्याशा में सुधार के साथ वृद्धि की उम्मीद है। देखिए दुनिया का टॉप 10 पॉपुलेशन के मामले में, मिलियन के मामले में कंट्री देखा जाए तो इंडिया जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन 1.46 बिलियन लोग आपका इंडिया में रहे 2025 के अनुसार, ठीक है। इंडिया जो है पहले स्थान पर है यहाँ पर, दूसरे पर यहाँ पर चाइना देख रहे हैं, ठीक है। तीसरे पर यहाँ पर USA है, ठीक है। चौथे पर यहाँ पर इंडोनेशिया है और पाँचवें पर यहाँ पर क्या है? पाकिस्तान है और छठे पर क्या है? नाइजीरिया है, ठीक है। अगर क्रम से पूछा जाएगा तो आप लोग सजा सकते हैं यहाँ पर। संयुक्त राष्ट्र 10वां सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2025, तो इसका जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया? UN सस्टेनेबल सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा ये जारी किया गया। ये कब जारी किया गया? 24 जून 2025 को। इसमें 167 देशों को शामिल किया गया था इस रैंकिंग में, ठीक है। और सूचकांक में प्रदर्शन देखें तो पहले स्थान पर आपका फिनलैंड इस सूचकांक में पहले स्थान पर रहा और भारत का स्थान जो है 99वां रैंक था, 99वें स्थान पर भारत रहा। स्कोर था 67 स्कोर था भारत का, 67। और सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा? सूडान का रहा, 167 रैंक मिला था सूडान को, सबसे अंतिम स्थान रहा। वर्ष 2024 में भारत को 109वां स्थान मिला था 2024 में भारत को, ठीक है। भारत को 2024 में 109वां स्थान मिला था, ठीक है। और अभी 99वां स्थान मिला है भारत को। यह पहला अवसर है जब भारत सूचकांक 2025 में शीर्ष 100 देशों में शामिल हुआ है। SDG प्रदर्शन में भारत का बेहतर रैंकिंग में योगदान देने वाला आधार क्या है? SDG 1 में देखा जाए निर्धनता उन्मूलन के बारे में बात करें तो कुल आबादी का 5.5% हिस्सा ऐसा है जो प्रतिदिन $3.65 से कम पर जीवन यापन कर रहा है। SDG 2 मतलब शून्य भूखमरी के बारे में बात करें तो कुपोषण का प्रसार जो है 13.7%। SDG 3 में उत्तम स्वास्थ्य व कल्याण आता है जिसमें कि मातृ मृत्यु अनुपात जो है आपका 80.5% है। SDG 4 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आती है जिसमें कि निवल प्राथमिक नामांकन दर कितनी है? 99.9% है। और SDG 5 में लैंगिक समानता आती है जिसमें कि महिला पुरुष श्रम बल भागीदारी दर का अनुपात कितना है? आपका 43% है। और संसद में महिलाओं द्वारा
आपका धारित सीटें कितनी है, 14% है, ठीक है। और SDG 6 में आता है स्वच्छ जल व स्वच्छता आता है, जिसमें कि बुनियादी पेयजल सेवाओं का उपयोग वाली आबादी जो है कितनी है, 93% है। SDG 7 में किफ़ायती व स्वच्छ ऊर्जा आता है, जिसमें कि बिजली तक पहुंच वाली जनसंख्या कितनी, 99% है। SDG 7 में उद्योग, नवाचार व अवसंरचना आती है, जिसमें कि समस्त मौसम में उपयोगी सड़कों तक पहुंच वाली ग्रामीण जनसंख्या कितनी, 99% हो गई है। और इंटरनेट का उपयोग करने वाली आबादी कितनी है, इंटरनेट का उपयोग जो है 56% लोग करते हैं। SDG 10 में असमानता कम करना आता है, जिसमें कि भारत में गिनी गुणांक कितना है, 34.8% है। गिनी गुणांक क्या बताता है, असमानता को लेकर बातें करता है गिनी गुणांक जो होता है। ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस टीबी रिपोर्ट 2025 देखिए, यह रिपोर्ट जारी की गई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा। विश्व के 25% जो है तपेदिक यानी कि टीबी मामले भारत में दर्ज हुए हैं, 25%, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने तपेदिक रोग टीबी के मामलों में 21% की आपका गिरावट दर्ज की। देखिए जहां 2015 में भारत में टीबी के मामले प्रति 1 लाख जनसंख्या में 237 थी, और 2024 में घटकर कितनी हो गई, 187 हो गई है। भारत ने वर्ष 2025 तक आपका टीबी उन्मूलन हेतु लक्ष्य प्राप्ति लाख जनसंख्या में 44 मामलों का रखा गया है, ठीक है। और WHO की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए भारत अपने लक्ष्य से बहुत दूर है अभी। अब देखिए स्वच्छता व पर्यावरण, स्वच्छ सर्वेक्षण देख लीजिए हम, मेरा शहर मेरी पहचान 2025 अवार्ड, तो यह रैंक जारी हुई थी जुलाई 2025 में। यह 9वां संस्करण था, ठीक है इसका, और जारी किया गया किसके द्वारा, केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लक्ष्यों की प्रगति को ट्रैक करना, इसका मिशन है, इसका लक्ष्य उद्देश्य है, ठीक है। इस वर्ष शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत सुपर स्वच्छ लीग नाम से शहरों को 5 श्रेणियों में बांटकर बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है लगातार 8 बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ, लगातार 8 बार मध्य प्रदेश का इंदौर जो है, ठीक है। सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष गंगानगर का सम्मान किसको मिला, प्रयागराज को दिया गया है, सबसे स्वच्छ गंगा शहरों के मामले में देखें तो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चार्ट में देख लीजिए क्या है आपका स्वच्छ शहर की श्रेणी देख लीजिए, रैंकिंग उनकी देख लीजिए। 10 लाख प्लस आबादी जो है आपका, 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में इंदौर पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका सूरत है, ठीक है। और 3 से 10 लाख की आबादी वाली श्रेणी में पहले स्थान पर नोएडा है, और दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ है। और 50,000 से 3 लाख की आबादी में पहले स्थान पर नई दिल्ली है स्वच्छता के मामले में, और दूसरे स्थान पर तिरुपति, और तीसरे स्थान पर अंबिकापुर है छत्तीसगढ़ का। याद रखिएगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब 50,000 से 3 लाख की आबादी श्रेणी में अगर पूछेगा तो तीसरे स्थान पर कौन है, अंबिकापुर तीसरे स्थान पर आया है, ठीक है। यहाँ पर इसको ध्यान से इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। 20,000 से 50,000 की आबादी के मामले में पहले स्थान पर वीटा आया है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, दूसरे स्थान पर ससवाद जो कि पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है, और 20,000 से कम आबादी की श्रेणी में पहला स्थान पर पंचगनी जो कि महाराष्ट्र में, दूसरे स्थान पर पाटन को मिला है जो कि दुर्ग छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाटन को दूसरा स्थान मिला है जो कि दुर्ग में पड़ता है, ठीक है। 20,000 से कम आबादी वाली की श्रेणी की बात हो रही है, ठीक है। पाटन को दूसरा स्थान मिला है। तीसरे स्थान पर पन्हाला है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। चौथे स्थान पर विश्रामपुर जो कि सूरजपुर छत्तीसगढ़ में, देखिए यहाँ पर विश्रामपुर को चौथा स्थान मिला है, अगर ऑप्शन में पूछ लिया है विश्रामपुर को चौथा स्थान मिला है किस श्रेणी में, 20,000 से कम आबादी की श्रेणी में विश्रामपुर जो कि आपका सूरजपुर छत्तीसगढ़ में पड़ा है उसको चौथा स्थान मिला है, और पाटन को दूसरा स्थान मिला है। 20,000 से कम आबादी की श्रेणी की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्वच्छ शहरी अवार्ड राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के तहत प्रदान किया गया ये। अब यहाँ पर एक तरफ स्वच्छ शहर की श्रेणी दी है और उसकी रैंकिंग दी गई है, शहरों की रैंकिंग। तो 10 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में पहले स्थान पर अहमदाबाद को मिला है पहला स्थान, दूसरा स्थान भोपाल को मिला है। 3 से 10 लाख आबादी की श्रेणी में पहले स्थान पर मीरा भाईंदर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और दूसरा स्थान मिला है बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर को दूसरा स्थान मिला है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 3 से 10 लाख की आबादी की श्रेणी में स्वच्छ शहरों के मामले में, ठीक है। और 50,000 से 3 लाख की आबादी की श्रेणी में पहले स्थान पर देवास को मिला है, दूसरा स्थान कड़ाट को मिला है। और 20,000 से 50,000 आबादी की श्रेणी में पहले स्थान पर पणजी, गोवा पणजी को मिला है पहला स्थान, दूसरे स्थान पर अक्सा, उड़ीसा के अक्सा को मिला है। और 20,000 से कम आबादी की श्रेणी में पहला स्थान पर बिल्हा जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है, बिल्हा को याद रखिएगा दोस्तों, पहला स्थान मिला है 20,000 से कम आबादी की श्रेणी में, और दूसरे स्थान पर चिकिती को मिला है, गंजाम उड़ीसा में ये पड़ता है, ठीक है।
अब देख लीजिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025, इसका प्रकाशन जो है 9 सितंबर 2025 को किया गया है। यह जो सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया गया है? केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो है एनसीएपी के तहत जो है इस सर्वेक्षण में 130 शहरों को शामिल किया गया है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार दिया गया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शहर जो है आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देख लीजिए, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पहले स्थान पर इंदौर रहा, दूसरे पर जबलपुर रहा। ठीक है, 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में पहले स्थान पर अमरावती रहा, दूसरे पर झांसी रहा, उत्तर प्रदेश का झांसी और मुरादाबाद रहा संयुक्त रूप से। ठीक है, यहाँ पर दूसरे स्थान पर। और 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में पहले स्थान पर देवास रहा, दूसरे पर आपका परवाणु रहा। ठीक है, एशिया में जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024, इसका रिपोर्ट जो है जून 2025 में प्रकाशन हुआ था रिपोर्ट का, और जारी किया गया इस रिपोर्ट को विश्व मौसम संगठन WMO के द्वारा। महत्वपूर्ण आंकड़े देख लीजिए रिपोर्ट के। तो वर्ष 2024 में एशिया में अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा। मध्य हिमालय व तियान शान के 24 हिमनद मतलब ग्लेशियर में 23 हिमनद में द्रव्यमान की हानि होने से समुद्र का स्तर जो है बढ़ा है। ठीक है, ग्लेशियर पिघलने से। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA का रिपोर्ट देख लीजिए। यह रिपोर्ट का प्रकाशन फरवरी 2025 में किया गया। इसका आकलन जो है वैश्विक विद्युत उत्पादन के द्वारा इसका आकलन किया गया है। तो भारत की स्थिति IEA की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो भारत की स्थिति है विगत 5 वर्षों में विद्युत उत्पादन में सबसे तेज वृद्धि करने वाले देशों में तीसरे स्थान दिया गया है भारत को यहाँ पर। ठीक है, अमेरिका व चीन जो है आपका, अमेरिका जो है पहले स्थान पर, इसमें चीन दूसरे स्थान पर है, और भारत को तीसरा स्थान दिया गया है विगत 5 वर्षों में विद्युत उत्पादन में सबसे तेज वृद्धि करने के मामले में। ठीक है, भारत में वर्ष 2024 में विद्युत क्षेत्र में कुल निवेश का 83% भाग जो है स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में किया गया है। भारत में विद्युत उत्पादन में सुधार का मुख्य कारण जो है विगत 5 वर्षों में गैर जीवाश्म ईंधन विशेषतः सौर ऊर्जा परियोजना में निवेश करना है। भारत सरकार की ऊर्जा क्षेत्र हेतु नवीन पहल देख लीजिए आपका राष्ट्रीय विद्युत योजना प्रसारण जो है 2024, तो ये 2030 तक 500 गीगावाट तथा 2032 तक 600 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के प्रसारण की सुविधा स्थापित करना है इस योजना के तहत। ठीक है, कोयला संयंत्रों की योजना देख लीजिए, इसके तहत जो है 2030 तक 80 गीगावाट नवीन कोयला ऊर्जा क्षमता जोड़ने की योजना है ये। जल विद्युत के लिए बजटीय सहायता देखा जाए, जल विद्युत अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहयोग आपका शुरू किया गया है। प्रथम अब तटीय पवन ऊर्जा परियोजना स्वीकृत की गई। उसका उद्देश्य है कुल 1 गीगावाट क्षमता स्थापित करना। गुजरात और तमिलनाडु के तटों पर 500 मेगावाट क्षमता स्थापित होगी। ठीक है, अब देखिए ये भारत न्याय रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 देख लीजिए। इसका संस्करण, ये चौथा संस्करण है इस रिपोर्ट का, और रिपोर्ट का प्रकाशन जो है 15 अप्रैल 2025 को किया गया है। और मुख्य जो सर्वेक्षण करता कौन है आपका, टाटा ट्रस्ट व सहायक संगठन द्वारा इसका सर्वेक्षण किया गया है। भारत न्याय रिपोर्ट के विश्लेषण क्षेत्र का आधार स्तंभ में 4 वर्ग आते हैं। 4 वर्ग में कौन कौन आते हैं? पुलिस, जेल, न्यायपालिका, विधिक सहायता का मुख्य रूप से मूल्यांकन किया जाता है 4 लोग का। ठीक है, 4 वर्ग का। तो राज्यों का वर्गीकरण देखें तो निष्पक्ष तुलना के लिए राज्यों को बड़े, मध्यम आकार, 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या और छोटे में मतलब 1 करोड़ तक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो आपका IGR रिपोर्ट देख लीजिए 2025 के 4 स्तंभों में राज्यों का समग्र प्रदर्शन, ओवरऑल रैंकिंग राज्यों की देख लेते हैं हम लोग। तो अगर देखा जाए इधर आपका राज्य श्रेणी देखिए दिया गया है। बड़े मध्यम आकार के राज्य में रैंकिंग में पहले स्थान पर कर्नाटक आता है, दूसरे पर आंध्र प्रदेश आता है, तीसरे पर तेलंगाना आता है, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ का 6ठा स्थान है। याद रखिएगा, इसमें बड़े मध्यम आकार के राज्य की श्रेणी में छत्तीसगढ़ का जो है 6ठा स्थान है। और प्रदर्शन जो है इन सभी राज्यों का आपका प्रदर्शन कैसा रहा? उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। अगर रैंकिंग देखें, कर्नाटक का स्कोर रहा यहाँ पर, कर्नाटक का स्कोर 6.78, आंध्र प्रदेश का स्कोर 6.32, तेलंगाना का स्कोर रहा 6.15, छत्तीसगढ़ का स्कोर याद रखिएगा 5.54 स्कोर रहा छत्तीसगढ़ का। इसमें छोटे आकार के राज्य में पहले स्थान पर सिक्किम आता है, दूसरे पर आपका हिमाचल प्रदेश आता है। ठीक है, और दोनों का उत्कृष्ट प्रदर्शन की स्थिति थी। और सिक्किम की रैंकिंग 5.20 और हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग 4.26 है। अब देखिए तो पुलिस बड़े मध्यम आकार के राज्य देखा जाए तो पहले स्थान पर तेलंगाना आता है पुलिस के मामले में, दूसरे पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर कर्नाटक, चौथे पर छत्तीसगढ़ चौथा स्थान है पुलिस के मामले में। ठीक है,
अगर बात करें जेल व्यवस्था के मामले में तो बड़े मध्यम आकार के राज्य की बात करें तो पहले स्थान पर तमिलनाडु, दूसरे पर कर्नाटक, तीसरे पर केरल और छत्तीसगढ़ का 13वां स्थान है यहाँ पर जेल व्यवस्था के मामले में, ठीक है, याद रखिएगा। और न्याय प्रणाली के मामले में बड़े मध्यम आकार के राज्य की बात करें तो पहले स्थान पर केरल है, दूसरे पर तेलंगाना, तीसरे पर तमिलनाडु और 8वें स्थान पर छत्तीसगढ़ का 8वां स्थान है यहाँ पर, ठीक है, न्याय प्रणाली के मामले में। और विधिक सहायता के मामले में बड़े मध्यम आकार के राज्य की बात करें तो पहले स्थान पर कर्नाटक, दूसरे पर पंजाब, तीसरे पर हरियाणा है और 7वें स्थान पर यहाँ पर छत्तीसगढ़ का नाम आता है विधिक सहायता के मामले में 7वें स्थान पर। आईजीआर रिपोर्ट में भारत की न्याय व्यवस्था के अंगों में सकारात्मक सुधार, तो इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो बिहार में पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी सभी राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है बिहार में, ठीक है। जेल प्रबंधन उत्कृष्टता में तमिलनाडु ने 100% बजट उपयोग और इष्टतम कर्मचारी कैदी अनुपात के साथ जेल प्रबंधन में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। तमिलनाडु ने पहले स्थान पर। पुलिस व्यवस्था में देश के सभी पुलिस स्टेशनों में से 83% में कम से कम एक सीसीटीवी कैमरा है। सभी पुलिस स्टेशनों में से 75% में महिला हेल्प डेस्क है, ठीक है। न्यायपालिका प्रणाली की बात करें तो जिला न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व बढ़कर कितना हो गया, 38% हो गया है। अब देखिए आईजीआर रिपोर्ट में भारत की न्याय व्यवस्था में कमियां, मतलब नकारात्मक संकेत देखें तो महिला कोटा पूरा नहीं हुआ है। किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पुलिस में महिलाओं के लिए आरक्षित कोटा पूरा नहीं किया है एवं 1000 से कम वरिष्ठ महिला अधिकारी मौजूद हैं, ठीक है, 1000 से कम है महिला अधिकारी वरिष्ठ जो हैं। पुलिस में बुनियादी ढांचे का अभाव है। 17% जो है पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी नहीं है या फिर 30% में महिला सहायता डेस्क का अभाव है। कम कानूनी सहायता व्यय जो है आपका भारत में कम सहायता व्यय प्रति व्यक्ति खर्च मात्र 6 रुपये प्रति वर्ष है, ठीक है। यह भारत में न्याय व्यवस्था की एक बड़ी कमी को दर्शाता है। गंभीर न्यायिक लंबित मामले देखें तो विभिन्न न्यायालयों में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं अभी तक, ठीक है। जेल में अत्यधिक भीड़ और विचाराधीन कैदियों का संकट जो है आपका 76% कैदी जो है विचाराधीन है, 76%। अब हम महत्वपूर्ण सूचकांक इंडेक्स देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में आपका भारत को 10वां स्थान मिला है, 10th रैंक मिला है। और टॉप स्थान पर डेनमार्क जो है 4वें, टॉप 4 में डेनमार्क ने अपनी जगह बनाई है। और इंडेक्स जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है ये जारीकर्ता कौन है, जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा ये जारी किया गया है। अब अगला है इसमें 12वां वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025, इसमें भारत को 14वां स्थान मिला है। और बुर्किना फासो को आपका टॉप रैंक मिला है, इसमें इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। 18वां वैश्विक नवाचार सूचकांक ये 2025, इसमें भारत को 38वां स्थान मिला है और स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पर है। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक CPI 2024 जो कि फरवरी 2025 में जारी किया गया है, ये आपका भारत को 96 रैंक मिला है, 96वां स्थान। और डेनमार्क पहला स्थान पर इसमें आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। 19वां वैश्विक शांति सूचकांक 2025, इसमें भारत को 115वां स्थान मिला है। आइसलैंड जो है आपका, आइसलैंड लगातार 8 वर्षों से प्रथम स्थान पर है इसमें, ठीक है, इस सूचकांक में। और यह सूचकांक जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक भूख सूचकांक GHI 2025, भारत जो है 102 रैंक मिला है, 102 रैंक, जो कि गंभीर श्रेणी में भारत आ रहा है इस सूचकांक में, ठीक है, वैश्विक भूख सूचकांक में। और टॉप 5 देश जो है आर्मेनिया व अन्य है, टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। और यह सूचकांक जो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड व वर्ल्ड हंगर हिल्स जर्मनी द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025, इसमें भारत को 128 रैंक मिला है और सिंगापुर पहला स्थान पर है। और ये सूचकांक जो है द हेरिटेज फाउंडेशन USA द्वारा जारी किया गया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025, ये 131वां स्थान भारत का रहा इसमें। और आइसलैंड जो है पहले स्थान पर रहा। और यह सूचकांक जो है विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया। महिला शांति व सुरक्षा सूचकांक 2025-26, यह भारत का 131वां स्थान है इस सूचकांक में। और डेनमार्क पहला स्थान पर है। और यह सूचकांक जो है इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी रिसर्च ओस्लो द्वारा जारी किया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025, भारत को 151वां स्थान इसमें मिला है और नॉर्वे पहले स्थान पर इसमें। और फ्रांस गैर सरकारी संगठन RSF द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया, ठीक है। अब देख लीजिए कृषि व समृद्ध क्षेत्र देख लीजिए। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना,
इस योजना की घोषणा जो है केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी। इसका शुभारंभ जो है 11 अक्टूबर 2025 को किया गया, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में किया गया। और उद्देश्य क्या है इस योजना का? कृषि उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधीकरण, संधारणीय कृषि पद्धति अपनाना, भंडारण व सिंचाई सुविधा में विस्तार व दीर्घकालिक व अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराना। प्रावधान क्या है? इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3 संकेतकों जैसे कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता व कृषि ऋण वितरण में कमी के आधार पर 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। कितने? 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। और इस योजना में प्रत्येक राज्य से कम एक जिले का चयन होगा हर राज्य में इस योजना के तहत। यह योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम से प्रेरित है। यह योजना जिसे 11 मंत्रालयों की वर्तमान की 36 योजनाओं के समन्वय से लागू किया गया है। और इसका क्रियान्वयन जो है आपका प्रत्येक जिले में जिला धन धान्य समिति बनेगी, जिसमें आपका प्रगतिशील किसान सदस्य के रूप में शामिल होंगे। इसमें प्रत्येक जिले स्तर पर जो है आपका कृषि व समृद्ध गतिविधियों की जिला योजना तैयार की जाएगी। जिले में संचालित योजनाओं की फसल विविधीकरण, जल व मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, प्राकृतिक व जैविक खेती का विस्तार दोनों देने से जुड़ी होगी। ये उनकी राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप क्रियान्वयन होगा इनका। योजना की प्रगति को 117 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक के माध्यम से मासिक डैशबोर्ड पर मॉनिटर किया जाएगा। पीएम आशा योजना देख लीजिए, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये आशा का ये फुल फॉर्म है। ठीक है, देखिए इस योजना का उद्देश्य है आपका किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाना, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के वृद्धि के साथ खरीद को मजबूत कर किसान आय में वृद्धि करना, किसानों को बाजार के अस्थिरता से सुरक्षा प्रदान करना आदि प्रमुख इसका उद्देश्य है इस योजना का। पीएम आशा के प्रमुख घटक क्या हैं? देख लीजिए, मूल्य समर्थन योजना पीएसएस है, बाजार हस्तक्षेप है, मूल्य घाटा भुगतान योजना है पीडीपीएस है, और मूल्य स्थिरीकरण कोष है पीएसएफ है। देखिए मूल्य समर्थन योजना जो है पीएसएस जो है, इस घटक के अंतर्गत दाल व तिलहन जैसी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे खरीद की जाती है, मतलब मूल्य समर्थन योजना के तहत। ठीक है, अब देखिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, तो इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई। इसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2025 को है। शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर नई दिल्ली से इसका शुभारंभ किया गया। मिशन जो है लागू होगा वर्ष 2025-26 से 2030-31 के लिए लागू हुआ है यह मिशन। ठीक है, बजट आवंटन जो है 11,440 करोड़ रुपए कुल आपका ये राशि इसके लिए व्यय की जाएगी। और मिशन का लक्ष्य क्या है? वर्ष 2030 से 31 तक दलहन क्षेत्रफल मतलब खेती क्षेत्र में 310 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना, दलहन उत्पादन में 3.50 लाख टन वृद्धि करना, दलहन उत्पादकता में 1130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंचाना है दलहन उत्पादकता को। और इस मिशन का उद्देश्य जो है घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। देखिए दोस्तों, साथी पोर्टल के माध्यम से बीज प्रमाणीकरण और निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। साथी पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2030-31 तक 370 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री किसान मानधन PMKMY योजना को 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसका शुभारंभ हुआ था 12 सितंबर 2025 को। ठीक है, और इस योजना का उद्देश्य है आपका भूमिधारक छोटे व सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। और दोस्तों यह योजना जो है एक स्वैच्छिक व अंशदायी वृद्धावस्था पेंशन योजना है, जिसके तहत पात्र छोटे व सीमांत किसानों को आपका 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात रुपये 3,000 प्रति माह पेंशन दी जाती है। पेंशन के दौरान यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी को पेंशन का 50% जो है आजीवन पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का अधिकार रहता है। मतलब 3,000 दिया जा रहा है तो 50% दिया जाएगा मृत्यु होने पर उसके जीवन साथी को, मतलब आपका 1,500 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, 18 से 40 वर्ष तक की आयु के किसान इस स्वैच्छिक योजना में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं तथा इसके लिए एक निश्चित राशि रुपये 55 से रुपये 200 प्रतिमाह योगदान देना होगा। 1 अगस्त 2019 तक 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि धारक किसान इस योजना के तहत पात्र हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देख लीजिए, तो मत्स्य क्लस्टर ये जुलाई 2025 में भुवनेश्वर उड़ीसा में 17 नवीन मत्स्य क्लस्टर का शुभारंभ किया गया। कितना? 17 नए मत्स्य क्लस्टर का शुभारंभ किया गया जुलाई 2025 में भुवनेश्वर में। ठीक है, इसके पश्चात भारत में मत्स्य क्लस्टर की कुल संख्या कितनी हो गई? 34 हो गई है। पहले 17 था और 17 जोड़ दिया गया, 34 हो गई है वर्तमान में।
डिजिटल कृषि मिशन, इसके मिशन को मंजूरी मिली थी 2 सितंबर 2024 को, और मंजूरी मिली थी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, और इसमें जो है राशि व्यय की जाएगी 2817 करोड़ रुपए। इस परिव्यय राशि में केंद्र का योगदान कितना होगा? 1940 करोड़ रुपए केंद्र देगी इसमें। इस मिशन की परिकल्पना जो है डिजिटल किसान पहलों का समर्थन करने वाली एक व्यापक योजना के रूप में की गई है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है कि इस मिशन के तहत बनाए गए 3 आधारभूत स्तंभ कौन सा है? डीपीआई एग्री स्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और मृदा प्रोफाइल मैपिंग इसमें शामिल है। 3 आधारभूत स्तंभ, आप लोग ये याद रखेगा। ये डीपीआई द्वारा डिजिटल सेवाओं को सक्षम करने के अलावा कृषि क्षेत्र के लिए समयवृत्त और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराएंगे। देखिए एग्री स्टेक यह एक किसान केंद्रित डीपीआई है, एग्री स्टेक जो है, ठीक है, जो किसानों को कुशल, आसान, तीव्र सेवाएं और योजनाएं जो है प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। इसमें कृषि क्षेत्र की 3 मूलभूत रजिस्ट्री या फिर डेटाबेस, किसान रजिस्ट्री हो गया, भू संदर्भित गांवों के नक्शे और बोई गई फसल को रजिस्ट्री, ये सब शामिल रहेगा। किसानों को आधार कार्ड के समान एक डिजिटल पहचान मतलब किसान आईडी कार्ड दिया जाएगा आधार कार्ड की तरह, जो कि होगा। वर्ष 2026-27 तक 11 करोड़ किसान को यह आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा 2026-27 तक। प्रधानमंत्री जीवन योजना संशोधित देख लीजिए, तो मंत्रिमंडल द्वारा इसकी स्वीकृति 9 अगस्त 2024 को मिली थी। जीवन मतलब जैव ईंधन, वातावरण अनुकूल फसल अपशिष्ट निवारण, ठीक है, जीवन का फुल फॉर्म है। देखिए इस योजना का शुभारंभ जो है वर्ष 2019 में किया गया था। अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को संशोधित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य है किसानों को उनके कृषि अवशेषों से लाभकारी आय प्रदान करके कृषि अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन कर पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, ठीक है। इस योजना का क्रियान्वयन अवधि जो है 5 वर्ष है, मतलब वर्ष 2028-29 तक जो है निर्धारित है। अब देखिए सूचना प्रौद्योगिकी का डिजिटल इंडिया मिशन जो है, इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को हुआ था। इसका उद्देश्य है प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारतीयों के जीवन को सुगम बनाना। इस मिशन ने भारत के दूरस्थ क्षेत्रों तक इंटरनेट की सुविधा प्रदान कर सरकारी सेवाओं को सुगम बनाने में अहम योगदान दिया है। डिजिटल मिशन के 10 वर्ष पूर्ण उपलब्धि देख लिया है। इंटरनेट कनेक्शन वर्ष 2014 के 25.15 करोड़ से बढ़कर 2024 में कितना हो गया? 96.96 करोड़ हो गया, ठीक है। ये डिजिटल मिशन के 10 वर्ष होने की क्या क्या उपलब्धि है ये देखा जाए हम लोग, तो अप्रैल 2025 में यूपीआई जो है आपका 24.77 लाख करोड़ रुपए लेन देन डिजिटल अर्थव्यवस्था दर्ज किया गया है यूपीआई के माध्यम से। भारत नेट ने 2.18 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा है। भारत में 4.74 लाख 5G मोबाइल टावर लगाए गए हैं, जिसमें आपका 99.6% जो है गाँव को कवर किया गया है। डिजी लॉकर के 53.92 करोड़ उपयोगकर्ता हैं, यूज़र हैं। एवं उमंग कार्यक्रम जो कि 23 भाषाओं में 2300 सेवाएं प्रदान करता है। कितना? 2300 सेवाएं 23 भाषाओं में प्रदान करता है उमंग कार्यक्रम जो है, ठीक है। इंडिया एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन क्या है? इंडिया एआई मिशन को 7 मार्च 2024 को स्वीकृति किया गया है। इस मिशन का लक्ष्य है 5 वर्षों में 10,371.92 करोड़ रुपए के बजट के साथ एक मजबूत और समावेशी एआई इकोसिस्टम का निर्माण करना है। इसका लक्ष्य है इस मिशन का। यह कंप्यूटर तक पहुंच बनाने, नवाचार में सहायता प्रदान करने, डेटा सेट में सुधार करने, स्टार्टअप को वित्त पोषित करने और एथिकल एआई का उपयोग सुनिश्चित करने पर केंद्रित। अब देखिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इसका शुभारंभ हुआ था वर्ष 2021 में। इसका व्यय किया जाएगा इसमें 76,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जा रहा है इसमें। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य एक मजबूत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम का निर्माण करना है, जिससे भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और डिजाइन के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। भारत को 14 मई 2025 तक 1.55 लाख करोड़ रुपए की 6 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अर्न वाइल यू लर्न, सीखते हुए कमाई योजना, तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा यह योजना जो है पहल प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य युवाओं को पर्यटन व यात्रा उद्योग की समझ देना है। योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के स्नातक जो पाठ्यक्रम में अध्ययनरत जो छात्र या स्नातक इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पात्र होंगे एवं उम्मीदवारों का चयन एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक कार्यक्रम की अवधि जो होगी 21 कार्य दिवस है, ठीक है। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान IITM को ग्वालियर, दिल्ली और भुवनेश्वर स्थित अपने केंद्रों और हैदराबाद में एक केंद्र पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए
अधिकृत किया गया है। शहर का नाम यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग। शहरी विकास की अगर हम बात करें तो ये अमृत, इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका शुभारंभ हुआ था 25 जून 2015 को। ठीक है। उद्देश्य इसका जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन व पार्क जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करना। देखिए, अमृत मिशन ने 10 वर्ष पूरे किए। इसकी उपलब्धियां क्या क्या हुई हैं देखा जाए तो 10 वर्षों में अमृत 2.0 के तहत उपलब्ध सुविधाएं क्या मिली हैं। 2.03 करोड़ नल कनेक्शन लगाए गए हैं। 1.50 करोड़ सीवर कनेक्शन पूरे किए गए हैं। 99 लाख LED स्ट्रीट लाइट लगाया गया है। अमृत 2 मिशन की बात करें, इसका शुभारंभ हुआ 1 अक्टूबर 2021 को। यह सभी शहरी स्थानीय निकायों ULB को कवर करता है और इसका उद्देश्य शहरों को जल सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य रूप से 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना है। अमृत 2.0 के कुछ सांकेतिक परिव्यय जो हैं, कुल सांकेतिक परिव्यय कितने हैं? 2,99,000 करोड़ रुपए हैं। इसमें 5 वर्षों के लिए 76,760 करोड़ रुपए केंद्र का हिस्सा है। ठीक है, 5 वर्षों के लिए केंद्र का हिस्सा कितना है? 76,760 करोड़ रुपए। देखिए, आवास व शहरी कार्य मंत्रालय ने अमृत 2 के अंतर्गत जो है जल ही अमृत पहल भी शुरू किया है। इस पहल का नाम याद रखिएगा, अमृत 2 के अंतर्गत शुरू किया गया है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीवेज संयंत्रों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसका उद्देश्य है जल की उपलब्धता में सुधार करना और जल सुरक्षा का समर्थन करने के लिए जल का सुरक्षित तरीके से उपचार और पुनः उपयोग करना है। स्मार्ट सिटी मिशन जो है, इसका शुभारंभ हुआ है 25 जून 2015 को। तो स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य टिकाऊ व समावेशी शहरों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। शहरों में आपका बुनियादी ढांचों में बिजली आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जाता है। इस मिशन के तहत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का उपयोग करके परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा व शासन के क्षेत्रों में स्मार्ट समाधान लागू किए जाते हैं। योजनाएं, ये रोजगार व अन्य योजनाएं देख लीजिए। तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, इसकी घोषणा 15 अगस्त 2025 को की गई। प्रधानमंत्री के लाल किले से संबोधन के दौरान इसकी घोषणा की गई। उद्देश्य क्या है? आगामी 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार अवसरों का सृजन करना। तो इस योजना के अंतर्गत आपका 9 नियुक्त कर्मचारियों को 2 किश्तों में 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कितने? 2 किश्तों में दी जाएगी। रोजगार नियोक्ता वर्ग को प्रत्येक नए कर्मचारी पर प्रति माह 3,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मुख्य विशेषता देख लीजिए। प्रथम बार रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं को सहायता दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए तक के वेतन वाले कर्मचारी प्रोत्साहन राशि हेतु पात्र होंगे। नियोक्ता वर्ग जो है विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देकर अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहन देंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा के बारे में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार द्वारा अब मनरेगा के तहत खर्च की सीमा निर्धारित कर दी गई है। पूर्व में यह योजना जो है आपका मांग आधारित कार्यक्रम के स्वरूप में संचालित की जा रही थी, जिसमें कि खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं थी पहले। ठीक है। नवीनतम जो निर्णय हुआ है, अब मनरेगा मासिक व वित्त मंत्रालय के तिमाही व्यय योजना के अंतर्गत लाया गया है। इसको मनरेगा में खर्च की सीमा चालू वित्त वर्ष 2025-26 की प्रथम तिमाही के लिए कुल वार्षिक आवंटन का 60% निर्धारित किया गया है। कितना? 60%। प्रधानमंत्री जन धन योजना के 11 साल पूरे हो गए। ठीक है। औपचारिक शुभारंभ जो हुआ था आपका 28 अगस्त 2014 को हुआ था इसका शुभारंभ। ठीक है, 28 अगस्त 2014 को। संपूर्ण भारत में वित्तीय समावेशन को नया स्वरूप देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परिवर्तनकारी पहल प्रधानमंत्री जन धन योजना के 11 साल जो है आपका 28 अगस्त 2015 को पूरे हो गए हैं। और दोस्तों, यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल है। ये आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है, यह गरीबों को बैंकिंग नेटवर्क से जोड़ने के और मुख्य धारा में आपका लाने के लिए एक तरह से ये पहल शुरू किया गया है। उपलब्धि देख लिया जाए इसकी। 13 अगस्त 2025 को बैंक खातों की संख्या बढ़कर 56.15 करोड़ तथा इन खातों में जमा राशि जो है 26 लाख करोड़ रुपए दर्ज की गई है। इस योजना के तहत आपका खाता धारकों को 38.68 करोड़ रुपए रुपे डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी प्रदान करते हैं। इस योजना के तहत 67% जो है बैंक खाते ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। इन खातों में लगभग 56% जो है खाते महिलाओं के नाम पर हैं। ये आदर्श युवा ग्राम सभा MYGS, तो इसका शुभारंभ हुआ था 30 अक्टूबर 2025 को। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था।
इसका उद्देश्य है इसका आयोजन जो है आपका पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय मतलब स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग और जनजाति कार्य मंत्रालय के संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और इस कार्यक्रम के दौरान जो है आपका प्रभावी कार्यान्वयन, शिक्षक क्षमता निर्माण और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र में छात्रों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आदर्श युवा ग्राम सभा पर प्रशिक्षण मॉड्यूल और MYGS पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। MYGS पोर्टल का शुभारंभ किया गया था, याद रखिएगा। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सूर्योदय योजना। तो इस योजना के बारे में देखें तो PM यह जो योजना है आपका, इसका उद्देश्य है मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों में सौर रूफटॉप सिस्टम लगाना इस योजना का उद्देश्य है। और इस योजना के अंतर्गत जो है 3 लाख से अधिक कुशल श्रमिकों को तैयार करने और उनमें से कम 1 लाख को सौर PV तकनीशियन के रूप में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना का लाभ जो है आपका घरों के लिए मुफ्त सौर बिजली से सालाना 15,000 से 18,000 रुपये तक की बचत और अधिशेष बिजली को वितरण कंपनियों को विक्रय करना है। और सौर पैनल की आपूर्ति और स्थापना करने वाले विक्रेताओं के लिए उद्यमिता के अवसर होंगे। सौर पैनलों के रखरखाव, निर्माण और स्थापना में तकनीकी कौशल रखने वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर होंगे। आयुष्मान भारत वय वंदना, तो इसका शुभारंभ 14 फरवरी 2025 को हुआ था। ये कहाँ से हुआ था? पुडुचेरी से इसका शुभारंभ हुआ था। इस योजना में 70 वर्ष या अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, सीनियर सिटीजन को प्रति वर्ष जो है हर साल 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा आयुष्मान भारत वय वंदना योजना के अंतर्गत। मुद्रा योजना क्या है आपका? तरुण श्रेणी के अंतर्गत मुद्रा ऋण की सीमा मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। दोस्तों, यह सीमा उन उद्यमियों हेतु निर्धारित है जिन्होंने इस श्रेणी के अंतर्गत पूर्व ऋणों का भुगतान किया है। अब देख लीजिए विविध समसामयिक मुद्दे। तो प्रयागराज महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा मेला, तो इसका आयोजन जो हुआ था प्रयागराज महाकुंभ का, तो 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 के बीच में हुआ था। कुल 45 दिन तक यह चला था, यह आयोजन जो मेले का। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेला क्षेत्र को राज्य का 76वां जिला घोषित किया है। मतलब मेला क्षेत्र को राज्य का 76वां जिला घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश यूपी सरकार द्वारा। और 45 दिन के इस महापर्व में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा स्नान किया। और दोस्तों, वर्ष 2017 में यूनेस्को द्वारा कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त संस्कृत विरासत के रूप में मान्यता दिए जाने से इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को बल मिला है। ठीक है, महाकुंभ का आयोजन जो है पौराणिक मान्यता के देखा जाए तो महाकुंभ की तीर्थ यात्रा का प्रथम संदर्भ जो है हिंदू धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। ये महाकुंभ का प्रथम लिखित प्रमाण भागवत पुराण से मिलता है। ऋग्वेद व पुराणों में समुद्र मंथन की दिव्य घटना का वर्णन है, जिसे महाकुंभ उत्सव की उत्पत्ति के रूप में माना जाता है। इस समुद्र मंथन के दौरान अमरता का अमृत युक्त एक पात्र कुंभ का सृजन हुआ। इस कुंभ से अमृत की बूंदें भारत भूमि के 4 स्थलों पर गिरी थीं। यह उन स्थलों को चिन्हांकित करती हैं जहां वर्तमान में कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ व महाकुंभ नामकरण का आधार क्या था? पुराणों के अनुसार देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है एवं ज्योतिषी गणना के आधार पर सूर्य, चंद्रमा एवं बृहस्पति ग्रह की सापेक्ष स्थिति के आधार पर प्रत्येक 12 वर्ष में भारत के 4 स्थलों मतलब मान्यता अनुरूप अमृत के गिरने का स्थान, मतलब कि प्रयागराज संगम तट पर, फिर उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर, नासिक गोदावरी नदी के तट पर, हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, मतलब इन 4 स्थानों पर कुंभ आयोजन होता है। ठीक है, तो परंतु महाकुंभ से आशय एक विशेष कुंभ आयोजन से है जो 144 वर्षों में एक बार होता है। ठीक है, 144 वर्षों का वृहद संयोग इस वर्ष 2025 प्रयागराज के संदर्भ में निर्धारित हुआ, इसलिए प्रयागराज के समागम को महाकुंभ का दर्जा दिया गया, जो कि 144 वर्षों में इस बार मौका मिला। ठीक है, महाकुंभ में पवित्र स्नान की तिथियां क्या थी देख लीजिए। ये पौष पूर्णिमा की जो तिथि थी 13 जनवरी 2025 थी। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025, मौनी अमावस्या जो 29 जनवरी 2025, बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025, माघी पूर्णिमा जो है ये 12 फरवरी 2025, महाशिवरात्रि जो है 26 फरवरी 2025। ठीक है, तो भारत में जनगणना 2027 देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। विश्व जनगणना दिवस जो है 11 अप्रैल 2025 का विषय क्या है? तो युवाओं को एक निष्पक्ष और
उम्मीद भरी दुनिया में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना, ये विश्व जनगणना दिवस जो कि 11 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है उसका विषय है इस बार का। ठीक है, इसको याद रखिएगा विषय को। देखिए, भारत में जनगणना का जो कार्य है मानव संसाधन के विभिन्न आयामों की स्थिति एवं जनसांख्यिकी प्रजनन क्षमता सहित विभिन्न मानदंडों पर सूक्ष्म स्तर के आंकड़े मुहैया कराती है। इसलिए जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम जो है 1990 जो है जनगणना के संचालन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। देखिए, भारत में प्रतीक्षित जो नवीन नया जनगणना है 2027 में किया जाएगा। यह पूर्व में जनगणना 2021 में प्रस्तावित थी। देखिए, हर 10 साल में जनगणना होता है, लेकिन 2011 में जनगणना हुआ, 2021 में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण जो है जनगणना का काम जो है स्थगित कर दिया गया था। जनगणना 2027 की क्या विशेषताएं हैं देख लीजिए। नवीन जनगणना भारत की 16वीं जनगणना होगी, ये 2027 वाली, और 2011 वाली जो जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी, याद रखिएगा, पूछा जाता है। और स्वतंत्रता के पश्चात जो है 8वें क्रम की जनगणना होगी, ये 2027 वाले। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन और ऑनलाइन 100 गणना के साथ पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। ये जनगणना का काम जो है कुल बजट राशि 11,718 करोड़ रुपए के से की जाएगी। जनगणना जो है इसमें इतना खर्च किया जाएगा, 11,718 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। परिचालन ढांचा जनगणना चरण देखें तो जनगणना 2 अलग अलग चरणों में आयोजित की जाएगी। तो प्रथम चरण के मुख्य कार्यों में मकान सूचीकरण और आवास गणना कार्य अप्रैल 2026 से शुरू होगा। इसके पश्चात दूसरे चरण में जनसंख्या जनगणना की जाएगी। ठीक है, और भारत के केंद्र शासित व राज्य क्षेत्रों में जनगणना कार्य हेतु 2 पृथक तिथि निर्धारित की गई, 2 तिथि। तो प्रथम चरण में भारत के ठंडे क्षेत्र जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए जनगणना की तिथि 1 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित की गई है। दूसरे चरण में ठंडे और बर्फीले क्षेत्रों को छोड़कर शेष भारत में जनगणना के लिए संदर्भ तिथि जो है 1 मार्च 2027 तक निर्धारित है। डिजिटल परिवर्तन जो किया जाएगा, क्या किया जाएगा, जनगणना 2027 भारत की स्वतंत्रता के पश्चात पहला डिजिटल जनगणना होगा 2027 वाला। ठीक है, मतलब आज़ादी के बाद। इस नए जनगणना में केंद्र सरकार द्वारा कई तकनीकी नवाचारों की घोषणा की गई, जैसे कि डेटा संग्रह के लिए पहली बार मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ होगा, बहुभाषी समर्थन के साथ जनगणना निगरानी एवं प्रबंधन पोर्टल होगा, और जनगणना के दोनों चरणों के लिए जनता के लिए ऑनलाइन 100 गणना होगी। जाति गणना की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद यह प्रथम अवसर है जब 2027 की जनगणना में सभी समुदायों की जाति गणना शामिल होंगी। ठीक है, तो आज़ादी के बाद से अब तक की गई सभी जनगणनाओं में जाति को बाहर रखा गया था, लेकिन 2027 वाले में आपका जाति गणना भी शामिल होगी। भारत में जनगणना का इतिहास देख लीजिए। प्राचीन काल में जनगणना कराने का सबसे पहला उल्लेख जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जो कि 321 से 296 ईसा पूर्व, और बाद में सम्राट अकबर के दौर में अब्दुल फजल की रचना आईने अकबरी में मिलता है जनगणना का काम। ठीक है, भारत में पहली आधुनिक जनसंख्या जनगणना जो है 1865 और 1872 के बीच हुई थी, यद्यपि यह भारत के समस्त क्षेत्रों में एक साथ नहीं कराई गई थी। इस परिप्रेक्ष्य में भारत की प्रथम समन्वित जनगणना 1881 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, 1872 के बाद 2011 की जनगणना जो है 15वें क्रम, और स्वतंत्रता के बाद 7वें क्रम की जनगणना थी 2011 वाली। ठीक है, और 1872 के बाद 15वां क्रम की, और स्वतंत्रता के बाद 7वें क्रम की जनगणना है 2011 वाली। अगर पूछा जाए ध्यान से देख लीजिएगा। जनगणना 2011 के प्रमुख जनसांख्यिकी निष्कर्ष 1 मार्च 2011 तक देखा जाए तो कुल जनसंख्या जो है 1.21 अरब है भारत की। पुरुषों की जनसंख्या जिसमें कि 623.2 मिलियन है, और महिलाओं की जनसंख्या 587.6 मिलियन है। जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। दशक की वृद्धि जो है 17.7% की हुई है। साक्षरता दर कितनी है, 74.04% है। पुरुषों की साक्षरता जिसमें कि 82.14% है, महिलाओं की साक्षरता 65.46% है। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एक रजिस्टर है जिसमें किसी गांव या ग्रामीण क्षेत्र या कस्बे या शहरी क्षेत्र के वार्ड के भीतर सीमांकित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का विवरण होता है इसमें। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के दशक के दौरान 182 मिलियन, लगभग 18.15 करोड़ की वृद्धि हुई है। 2011 में शिशु लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं थीं। ठीक है,
अब देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों की स्थिति। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश पहले पर स्थान पर है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर बिहार है। जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? सिक्किम पहले पर है, दूसरे पर मिजोरम है, तीसरे पर अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य कौन है? राजस्थान पहले स्थान पर है क्षेत्रफल के हिसाब से, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं? गोवा है पहले पर, दूसरे पर सिक्किम है, तीसरे पर त्रिपुरा। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य क्षेत्र कौन है? केरल है पहले स्थान पर, 94% साक्षरता है, दूसरे पर लक्षद्वीप है, 91.8% है। मिजोरम में 91.3% है, तीसरे स्थान पर मिजोरम है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले क्षेत्र कौन है? बिहार में सबसे कम साक्षरता है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश आता है, तीसरे पर राजस्थान आता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? दिल्ली है, मतलब 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। चंडीगढ़ में दूसरे स्थान पर आता है, जिसमें कि 9,258 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य क्षेत्र कौन से? अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें कि 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? केरल में है, 1,084 महिलाएं हैं आपका 1,000 पुरुषों पर। और उसके बाद दूसरे पर तमिलनाडु का नंबर आता है 996, और आंध्र प्रदेश तीसरे पर है 993 के साथ। और न्यूनतम लिंगानुपात जो है हरियाणा में है, 879 महिलाएं हैं 1,000 पुरुषों पर। और दूसरे पर जम्मू कश्मीर आता है 889 महिलाएं हैं 1,000 पुरुषों पर, ठीक है। बच्चों की आबादी 0 से 6 साल के मामले में 164.5 मिलियन है। 2001 से 0.4% की वृद्धि हुई है इसमें। बच्चों का लिंगानुपात जो है 1,000 लड़कों पर 919 लड़कियां हैं। 2001 के 927 से कमी, मतलब 1,000 लड़कों पर 919 लड़कियां हैं, मतलब 0 से 6 साल की आयु की बात करें तो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या, तो पुरुषों की संख्या जो है 90.97 मिलियन और महिलाओं की संख्या 90.99 मिलियन की वृद्धि हुई है। महिलाओं की विकास दर जो है 18.3% थी, जो पुरुषों की 17.1% से अधिक है। 2001 से 11 के दौरान भारत की जनसंख्या में 17.7% की वृद्धि हुई, जबकि पिछले दशक में यह 21.5% थी। प्रमुख राज्यों में जनसंख्या में सबसे ज़्यादा दशक की वृद्धि बिहार में हुई है, ठीक है। बिहार में 25.4% की वृद्धि दर्ज की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण और शहरी आबादी देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार 833.5 मिलियन लोग जो हैं ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो कुल आबादी का 2/3 से ज़्यादा था। लेकिन 377.1 मिलियन लोग शहरी इलाकों में रहते हैं। शहरी हिस्सा जो है 1951 में 17.3% से बढ़कर 2011 में 31.2% हो गया है। भारत में शहरी जनसंख्या का सर्वाधिक भाग जो है एनसीआर दिल्ली, मतलब 97.5% जो है दर्ज किया गया। सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ? एनसीआर दिल्ली में रहती है। शहरी आबादी में हिस्सेदारी के मामले में टॉप 5 राज्य में आपका गोवा आता है पहले नंबर पर। गोवा 62.2% है। मिजोरम दूसरे पर आता है 52.1%। तमिलनाडु तीसरे पर आता है 48.4% के साथ। केरल चौथे पर आता है 47.7% के साथ। और महाराष्ट्र पाँचवें पर आता है 45.2% के साथ, मतलब शहरी आबादी की हिस्सेदारी के मामले में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का शताब्दी वर्ष देख लीजिए, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 2025 को आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष डाक टिकट व स्मारक सिक्का जारी किया है। स्मारक सिक्का की बात करें तो यह 100 रुपये मूल्य का सिक्का है, ये 100 रुपये मूल्य का, जिसमें एक और राष्ट्रीय प्रतीक और दूसरे आयाम में सिंह के साथ भारत माता यहाँ पर दर्शाया गया है। भारत माता वरद ये मुद्रा जो है आशीर्वाद देने की भव्य छवि के रूप में अंकित है। ये सिक्के पर आरएसएस का आदर्श वाक्य राष्ट्राय स्वाहा इंद नामम, ठीक है। इस आदर्श वाक्य का भावार्थ है सब कुछ राष्ट्र को समर्पित, सब कुछ राष्ट्र का है, कुछ भी मेरा नहीं है, ठीक है। अंकित है ये सब। डाक टिकट देखा जाए, डाक टिकट में वर्ष 1963 के गणतंत्र दिवस परेड में आरएसएस स्वयंसेवकों की भागीदारी को दर्शाया गया है डाक टिकट में, ठीक है। तो राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए। 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आपका भारत सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम की घोषणा की गई है। 1 वर्ष के स्मरणोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से प्रारंभ हुआ है, 7 नवंबर 2025 को, ठीक है। यह स्मरणोत्सव जो है ये कार्यक्रम 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होगा ये, ठीक है।
नई दिल्ली में समारोह के दौरान एक स्मारक डाक टिकट व 150 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। वंदे मातरम गीत। वंदे मातरम गीत की बात करें तो वंदे मातरम गीत मूलतः संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के अवसर पर लिखा गया था। यह गीत सर्वप्रथम साहित्य पत्रिका बंग दर्शन में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के एक भाग के रूप में प्रकाशित हुआ था। स्वतंत्र संग्राम के दौरान बंगाल विभाजन के पश्चात स्वदेशी आंदोलन में यह गीत राष्ट्रवाद का मुख्य आधार बना था। ये वंदे मातरम गीत। हर घर तिरंगा अभियान जो है, यह आयोजन जो इस अभियान का आयोजन हुआ था 7 से 15 अगस्त 2025 के बीच में। कुल 3 चरणों में इसका आयोजन हुआ था। इस अभियान का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस समारोह के समानांतर नागरिकों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाना। यह अभियान जो है वर्ष 2022 में भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर प्रारंभ किया गया। यह अभियान आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में शुरू हुआ है। चक्रवात व प्राकृतिक आपदा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। सेनियार जो चक्रवात है, इसकी उत्पत्ति मलक्का जलडमरू मध्य हिंद महासागर में हुई थी। ये 26 नवंबर 2025 में इस चक्रवात से इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया में प्रभाव पड़ा था इस चक्रवात का। बाढ़ व भूस्खलन के कारण इंडोनेशिया में अनुमानित 775 लोगों की मृत्यु हुई थी। दितवाह जो चक्रवात है, इसकी उत्पत्ति हुई थी श्रीलंका के दक्षिण पूर्ववर्ती तट पर हुई थी, पूर्वी तट पर, मतलब हिंद महासागर में इसकी उत्पत्ति हुई थी। 28 नवंबर 2025 में आपका दितवाह चक्रवात के कारण श्रीलंका में भारी वर्षा व भूस्खलन से अनुमानित 600 मौतें हुई थी। इस आपदा से राहत व बचाव के लिए श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा हुई थी। इस चक्रवात का सामान्य प्रभाव भारत के तमिलनाडु राज्य में देखा गया था। ये मोन्था चक्रवात जो है भारत में सक्रिय हुआ था। ये अक्टूबर 2025 में ये भारत में ये चक्रवात आया था। बंगाल की खाड़ी में आया था ये आपका। इस चक्रवाती से पूर्वी तटीय राज्यों में आंध्र प्रदेश, जिसमें कि मछलीपट्टनम जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, वह इस चक्रवात का नामकरण जो है आपका, इसका नाम जो है थाईलैंड द्वारा दिया गया था। इसका नाम पूछा जाता है कि कौन से चक्रवात का नाम किस देश द्वारा रखा गया, तो मोन्था चक्रवात का नाम जो है थाईलैंड द्वारा रखा गया था इसका नाम, ठीक है। थाई भाषा में मोन्था का अर्थ होता है सुंदर सुगंधित फूल, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। रूस 8.8 रिएक्टर भूकंप का प्रकोप जो है 8.8 रिएक्टर पैमाने का जो भूकंप आया था रूस में आया था। तो जुलाई 2025 में रूस के कामचटका प्रायद्वीप के निकट 8.8 रिएक्टर तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप से प्रशांत महासागर में सुनामी उत्पन्न हुई, जिससे रूस का कुरिल द्वीप समूह व जापान का होक्काइडो द्वीप प्रभावित हुआ था, ठीक है। सन कैचर ये प्रोजेक्ट क्या है? यह गूगल द्वारा अंतरिक्ष में डाटा सेंटर स्थापित करने की परियोजना है आपका सन कैचर, ठीक है। इसकी घोषणा की गई है। इस परियोजना का लक्ष्य है वर्ष 2027 तक अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले डेटा सेंटर को स्थापित करना। अब चर्चित आर्थिक घटनाएं देखा जाए दोस्तों, तो जीएसटी संरचना में परिवर्तन क्या हुआ है। जीएसटी परिषद की 3 सितंबर 2025 की नई दिल्ली में संपन्न 56वीं बैठक में जीएसटी दरों में ऐतिहासिक सुधार करते हुए सभी राज्यों में वित्त मंत्रियों की आम सहमति से जीएसटी के 4 स्लैब्स यानी कि 5, 12, 18 व 28% के स्थान पर केवल 2 कर संरचना को, यानी कि मतलब 2 में कौन कौन सी है, 5% और 18% को बरकरार रखने की मंजूरी प्रदान की गई। 4 जो है, 4 में 2 हट चुका है। कौन कौन हटा है वो भी याद रखिएगा। 12 और 28% हट गया है, 5% और 18% बरकरार रखा गया है, ठीक है। 4 को हटाकर 2 रखा गया है, 2 स्लैब को रखा गया है। तो जीएसटी के 12% व 18% के स्लैब अब समाप्त कर दिए गए हैं, याद रखिएगा। जीएसटी 2.0 से विभिन्न वस्तुओं की करों पर दर में जो है परिवर्तन क्या हुआ है। करों की सभी प्रस्तावित नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी, ठीक है, लागू हो गई हैं। जीएसटी काउंसिलिंग के इस निर्णय से आम इस्तेमाल में आने वाली 175 से अधिक वस्तुएं जो है अब सस्ती होंगी। स्वास्थ्य व जीवन बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम पर 18% कर अभी तक लगता था, इन्हें अब पूर्णतः कर मुक्त मतलब 0% कर दिया गया है। इस पर कोई कर नहीं लगेगा। रोटी व पराठा पर कोई जीएसटी अब नहीं लगेगा, ठीक है।
इस सुधार में प्रमुख क्षेत्रों में दरों में व्यापक कटौती शामिल है, जिसका ध्यान जो है आम आदमी की वस्तुओं, श्रम प्रधान उद्योगों, कृषि और स्वास्थ्य सेवा पर केंद्रित है, जो अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण चालक हैं ये। अक्टूबर 2025 में सकल जीएसटी संग्रह जो है 1,96 लाख करोड़ रुपए रहा, जो गत वर्ष के इस माह में दर्ज 1,87 लाख करोड़ रुपए से 4.6% अधिक है। ठीक है। लग्जरी कारों, तंबाकू, सिगरेट व एटिएटेड ड्रिंक्स जैसे लग्जरी हानिकारक आइटम्स के लिए 40% जो है कर के विशेष स्लैब का भी प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त सोने की बिक्री के मामले में विशेष दर 3% है। जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 0 कर दिया गया है, जीवन रक्षक दवाओं पर भी। ठीक है। बस, ट्रक, एम्बुलेंस व तीन पहिया वाहनों पर जीएसटी जो है 28% से घटाकर कितना 18% कर दिया गया है। अवगुण वाली वस्तुओं जैसे कि शराब, तंबाकू आदि पर कर की विशेष दर के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है। यह कर 40% से भी अधिक हो सकता है। भारत की नई सैन्य इकाइयां जो है स्थापित की गई हैं। डिफेंस यूनिट देख लिया जाए। कारगिल विजय दिवस यानी कि 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई 2025 में भारतीय थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं भारतीय थल सेना प्रमुख, द्वारा 3 नए सैन्य इकाइयों की घोषणा की गई। कौन कौन सा है ये 3 नया? तो देख लीजिए, रुद्र ब्रिगेड है। यह इकाई सेना को रसद, साजो सामान व युद्ध संबंधी सहायता प्रदान करेगी। ये रुद्र ब्रिगेड जो है, ठीक है। और शक्ति वाड़ जो है, यह एक ड्रोन इकाई है। और भैरव क्या है? भैरव जो है विशेष रूप से भैरव क्या है दोस्तों? विशेष रूप से प्रशिक्षित सैन्य इकाई जो अचानक हमला कर दुश्मनों का मनोबल गिराएगी। H-1B वीज़ा के बारे में देख लीजिए, यह चर्चा में था बहुत। तो यह अमेरिका का गैर आप्रवासी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, जो अमेरिकी टेक कंपनियों को विदेशी उच्च कौशल व्यक्तियों को नियुक्त करने की अनुमति प्रदान करता है। चर्चा क्यों रहा इसका? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा शुल्क बढ़ाकर $1 लाख यानी कि 88 लाख रुपए कर दिया, प्रति आवेदन कर दिया है। ठीक है। यह नया जो वीज़ा नियम है 21 सितंबर 2025 से लागू हो गया है। भारत के आईटी क्षेत्र के पेशेवर इस वीज़ा के माध्यम से अमेरिका में कार्य करते हैं। शुल्क वृद्धि से भारतीयों को नौकरियों में दिक्कत आएगी इससे। अब देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में। तो 1 स्टेट 1 रीजनल रूरल बैंक, तो उद्देश्य क्या है? विलय के माध्यम से ग्रामीण बैंकों के प्रदर्शन व क्षमता में सुधार करना इसका उद्देश्य है। ठीक है। तो यानी कि वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के तहत आपका एक राज्य एक मतलब BBRRB का लक्ष्य जो है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा 23A(1) के तहत जो है आपका 11 राज्य व संघ शासित क्षेत्र में विद्यमान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक इकाई में विलय करना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का एक इकाई में विलय कर दिया जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय जो है आपका देखा जाए तो इस लक्ष्य के अनुरूप जो है 1 मई 2025 से 43 ग्रामीण बैंकों की संख्या कम होकर 28 कर दी गई है। ठीक है। 43 से 28 कर दी गई। ग्रामीण बैंकों के एकीकरण का यह चौथा चरण है, 4th स्टेज है। जिसके पश्चात जो है आपका जिसके बाद भारत में ग्रामीण बैंक जो है कुल संख्या 28 हो गई है। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के बारे में देख लीजिए। इसका मुख्यालय रायपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है ये आपका। तो उपरोक्त विलय योजना पश्चात यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा, RRB होगा ये आपका। ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो मुख्यालय रायपुर में इसका स्थित है। यह पूर्व संचालित 3 ग्रामीण बैंकों जो कि सरगुजा, दुर्ग और राजनांदगांव के विलय पश्चात बनाया गया है। देखिए, सरगुजा, दुर्ग और राजनांदगांव के जितने भी बैंक हैं उनको विलय कर दिया गया, मुख्यालय रायपुर ला दिया गया। ठीक है। इन तीनों को विलय कर दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक इनका जो है प्रयोजक है। ठीक है। SBI इसका प्रयोजक है। तो ग्रामीण बैंक पृष्ठभूमि देख लीजिए, RRB की पृष्ठभूमि देख लीजिए। प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में की गई थी। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्र में विशेष बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना। वर्तमान संख्या 28 बैंक है। वर्तमान में आपका ग्रामीण बैंक टोटल 28 हैं। और विलय से पहले कितने थे? 196 बैंक थे। विलय के बाद 28 हो गए हैं, मिला बस केवल 28। इन बैंकों के कानूनी आधार हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 बनाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI को इनका विनियमन यानी कि रेगुलेशन का अधिकार दिया गया है। RBI इनको रेगुलेट करेगी। नाबार्ड इन बैंकों के माध्यम से ऋण सेवाओं पर निगरानी का कार्य करेगा। कौन? नाबार्ड करेगा। ठीक है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, नेशनल टर्मरिक बोर्ड देख लीजिए। तो इसका शुभारंभ 14 जनवरी 2025 को किया गया। मुख्यालय इसका निजामाबाद, तेलंगाना में मुख्यालय। इसका उद्देश्य क्या है? हल्दी उत्पाद के शोध व विकास को प्रोत्साहित करना उद्देश्य है।
जो हल्दी को आपका गोल्डन स्पाइस कहा जाता है हल्दी को दोस्तों, ठीक है, टर्मरिक को। भारत हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता देश है। भारत नंबर 1 है दुनिया में हल्दी के उत्पादन के मामले में, ठीक है। भारत में हल्दी की 30 से अधिक प्रजाति किस्में पाई जाती हैं, 30 से अधिक। हल्दी उत्पादन के अग्रणी राज्य कौन है? पहला स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे पर तेलंगाना है, तीसरे पर कर्नाटक है और चौथे पर तमिलनाडु है यहाँ पर हल्दी उत्पादन के मामले में। किसानों को लाभ क्या होगा? 2030 तक हल्दी निर्यात को $1 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य है। हल्दी के प्रति जागरूकता एवं उपभोग को बढ़ावा मिलेगा। निर्यात बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार तक पहुंच होगी। पारंपरिक ज्ञान पर एक नए उत्पादों के लिए अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। विमानन बाजार देख लीजिए, तो अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ IATA द्वारा जारी किए गए वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार देखा जाए तो भारत जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार है। भारत विश्व में सबसे बड़े विमानन बाजार के देशों का क्रम देख लीजिए। पहले स्थान पर अमेरिका आता है, ठीक है, दूसरे पर आता है चीन, तीसरे पर ब्रिटेन, चौथे पर स्पेन और भारत का 5वां स्थान पे भारत आता है इसमें, ठीक है, विमानन बाजार के मामले में विश्व में। वर्ष 2024 में भारत में 211 मिलियन यानी कि 21.2 करोड़ यात्रियों ने हवाई यात्रा की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार मुंबई दिल्ली भारत का सबसे व्यस्तम हवाई मार्ग है, मुंबई दिल्ली। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क जो है भारत बन गया है। तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क भारत बन गया है, विश्व का तीसरा, ठीक है। तो भारत में मेट्रो ट्रैक की लंबाई कितनी है? 1000 किलोमीटर है। मेट्रो ट्रैक लंबाई के आधार पर विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर चीन आता है, 10,000 किलोमीटर के साथ पहले स्थान पर चीन आ रहा है। दूसरे पर अमेरिका आता है, आपका 1399 किलोमीटर है यहाँ पर मेट्रो रेल, ठीक है। और तीसरे स्थान पर आता है भारत, यहाँ पर 1000 किलोमीटर आपका मेट्रो रेल नेटवर्क है भारत में, तीसरे स्थान पर है, ठीक है। क्रम को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट बहुत है। ग्रामीण विकास योजनाओं की स्थिति, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़े देख लीजिए। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, इसके अंतर्गत जो है 7,70,963 किलोमीटर सड़क लंबाई पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के बारे में देखा जाए 2.69 करोड़ घर जो है पूरे हो चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में देखें तो 11.8 करोड़ जो है शौचालय और 2.51 लाख सामुदायिक स्वच्छ परिसरों का निर्माण किया गया है, स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया है। मिशन अमृत सरोवर, तो ये आपका 68,843 तालाबों का निर्माण किया गया इस मिशन के तहत। तो जल जीवन मिशन के बारे में देखें तो 12.2 करोड़ घरों को नल के जरिए जल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया इस मिशन के तहत। सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY, तो सांसदों द्वारा गोद ली गई 3,361 ग्राम पंचायतें, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण का देखा जाए तो 165.6 हजार उप केंद्र SC, ठीक है, 25.4 हजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि PHC और 5.5 हजार जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि CHC इस मिशन के तहत स्थापित किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौते देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय समझौते देखें तो भारत व यूरोपीय देशों के मध्य जो है मुक्त व्यापार समझौता FTA, तो समझौते का स्वरूप क्या है? बाध्यकारी है यानी कि बाइंडिंग कमिटमेंट है। 1 अक्टूबर 2025 को भारत व 4 यूरोपीय देशों के समूह EFTA के मध्य जो है मुक्त व्यापार समझौता FTA लागू हो गया है। इस मुक्त व्यापार समझौते में शामिल यूरोपीय देश कौन कौन से हैं? आइसलैंड है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड है, लिंक्टेनस्टाइन है, ठीक है। इन 4 प्रमुख यूरोपीय संघ जो है आपका 27 देशों का ये समूह हिस्सा नहीं है ये, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इस समझौते का उद्देश्य है आगामी 15 वर्षों में भारत में $100 अरब का निवेश व 10 लाख रोजगार सृजन करना, उद्देश्य याद रखिएगा। भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता जो है आपका वर्ष 2007 में UPA गठबंधन के दौरान जो है आपका तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज W बुश के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था दोनों के बीच, परंतु अमेरिका द्वारा परमाणु रिएक्टर की टेक्नोलॉजी व डिज़ाइन हस्तांतरण के मुद्दे पर सहमति न होने के कारण यह समझौता जो है क्रियाशील नहीं हो पाया। नई जो है मंजूरी मिली उसको देख लीजिए। 26 मार्च 2025 को इस समझौते पर अमेरिकी ऊर्जा विभाग DOE द्वारा अमेरिकी कंपनियों को भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र को संयुक्त रूप से डिजाइन करने की अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी है, ठीक है। अमेरिका ने इसके साथ एक शर्त भी निर्धारित कर दी है कि संयुक्त डिजाइन के परमाणु संयंत्र को भारत अमेरिका पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी अन्य देश को हस्तांतरित नहीं करेंगे। इसका
समझौते से लाभ क्या होगा? अमेरिका व भारत जो है संयुक्त रूप से छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR का निर्माण करेगी। देखिए भारत का नवीनतम कार्यकाल अंतर्राष्ट्रीय संगठन का, तो किस संगठन में भारत का कार्यकाल कब तक है ये देख लेते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में आपका सामान्य निर्वाचन द्वारा भारत जो है UNHRC में 7वीं बार 3 वर्ष के नवीन कार्यकाल हेतु सदस्य चुना गया है भारत। ठीक है, भारत का UNHRC में नया जो कार्यकाल है 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक रहेगा। इसको याद रखिएगा। आपका यूनेस्को के बारे में देखें तो कार्यकारी बोर्ड में भारत शामिल किया गया है। इसमें यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में भारत को शामिल किया गया। भारत को इस कार्यकारी बोर्ड में शामिल किया गया। भारत का कार्यकाल 2025 से 29 तक होगा। यूनेस्को का कार्यकारी बोर्ड जो है पेरिस फ्रांस में संचालित होता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के बारे में देखें तो 33वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के असेंबली सत्र लंदन में के दौरान जो है आपका भारत को नया कार्यकाल हेतु चुना गया है। भारत को इसके लिए भारत का कार्यकाल इसमें होगा 2026 से 27 तक होगा, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS के लिए भारत को वर्ष 2025 से 28 कार्यकाल हेतु इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता प्राप्त हुई है। 2025 से 28 के लिए यह संगठन जो है लोक प्रशासन पर वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु सहयोग प्रदान करता है। अब देख लीजिए 18वां ISFR भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। तो देखा जाए तो देश में कुल वन एवं वृक्ष आवरण जो कितना है, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है आपका, 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर है। और भारत में वन व वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 25.17% है। 2021 की तुलना में वन एवं वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि हुई है, 1445 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। पूर्व वर्ष की तुलना में 2023 में देश में वन आवरण में वृद्धि कितनी हुई है, 15.6 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। पूर्व वर्ष की तुलना में 2023 में देश में वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि हुई है, 1289 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। पूर्व वर्ष की तुलना में 2023 में देश में वन एवं वृक्ष आवरण की कितनी वृद्धि हुई है, 1445 किलोमीटर स्क्वायर हुई है। भारत में कुल वन आवरण जो है टोटल फॉरेस्ट कितना है, 7,15,343 किलोमीटर स्क्वायर है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है। ठीक है, याद रखिएगा भारत में कुल वन आवरण। भारत में कुल वृक्ष आवरण कितना है, टोटल ट्री कवर कितना है, 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये कितना हुआ, 3.41% हुआ। वन व वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले पहले चार राज्य कौन से हैं? सबसे ज़्यादा वन और वृक्ष आवरण वृद्धि में सर्वाधिक 4 राज्य कौन से हैं? पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ आ रहा है, 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। छत्तीसगढ़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। ओडिशा जो आ रहा है आपका यहाँ पर दूसरे स्थान पर आ रहा है ओडिशा, 559 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और उत्तर प्रदेश में भी 559 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। राजस्थान यहाँ पर चौथे स्थान पर आ रहा है 394 वर्ग किलोमीटर के साथ। ठीक है, अब वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले पहले तीन राज्य, फर्स्ट 3 स्टेट देख लीजिए। तो मिजोरम यहाँ पर पहले स्थान पर है, 282 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। गुजरात दूसरे स्थान पर 180 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। उड़ीसा तीसरे स्थान पर 152 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है उड़ीसा में। तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण जो है आपका फॉरेस्ट कवर वाले शीर्ष राज्यों के क्रम क्या है आपका? पहले स्थान पर मध्य प्रदेश आता है भारत में सर्वाधिक वन आवरण के मामले में। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितना है आपका, 77,073 किलोमीटर स्क्वायर है वन। सेकंड दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश आता है, कितना है आपका, 65,882 किलोमीटर स्क्वायर है। तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर आ रहा है दोस्तों। वन आवरण के मामले में देखा जाए छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर, कितना है यहाँ पर, याद रखिएगा 55,812 किलोमीटर स्क्वायर है यहाँ पर। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन व वृक्ष आवरण वाले शीर्ष राज्यों का क्रम क्या है? पहला स्थान पर मध्य प्रदेश है आपका, 85,724 किलोमीटर स्क्वायर है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर 65,882 किलोमीटर स्क्वायर है। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, यहाँ 65,383 किलोमीटर स्क्वायर आ रहा है। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से वन आवरण प्रतिशत में देखें तो पहला स्थान पर लक्षद्वीप आ रहा है, यहाँ पर 91.33% है यहाँ पर। दूसरे स्थान पर मिजोरम है, 85.34% है। तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है 81.62% के साथ। ठीक है, इन आंकड़ों को याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए ये। कक्ष वनस्पति आवरण कुल क्षेत्र जो है आपका कितना है आपका, कुल मैनग्रोव कवर कितना है, 4,992 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक कक्ष वनस्पति आवरण वाले पहले 3 राज्य कौन से हैं? पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल आ रहा है, दूसरे पर गुजरात है, तीसरे पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। देश में बांस
आधारित क्षेत्र बैम्बो हीरिंग एरिया जो है आपका कितना है, 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए भारत में मानव विकास के संकेतक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स देख लीजिए। नमूना पंजीकरण प्रणाली जिसे कि SRS कहा जाता है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा SRS के आधार पर मानव विकास के मुख्य संकेतक प्रस्तुत किए गए हैं। कौन कौन से हैं? आंकड़े कब जारी किए गए? इसके मई 2025 में जारी किए गए। आंकड़े जो है आपका 2017 से 2021 तक के आंकड़े हैं ये आपका, ठीक है। और भारत में जीवन प्रत्याशा जो है आपका कितना है, आपका जन्म के समय आपका जीवन प्रत्याशा भारत में कितना है, 69.8 वर्ष है, ठीक है। पुरुषों में कितना है आपका 68.2% है, और महिला में कितना है आपका 71.6% है। ग्रामीण क्षेत्र में कितना है 68.5 वर्ष है, और शहरी क्षेत्र में कितना है 72.9 वर्ष है, ठीक है। और महिला का बात करें यहाँ पर कितना है 71.6 वर्ष है, और पुरुषों का कितना है 68.6 वर्ष है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपका। और जन्म के समय पुरुषों में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा कहाँ पाई गई? दिल्ली में पाई गई। जन्म के समय पुरुषों में न्यूनतम जीवन प्रत्याशा कहाँ पाई गई? छत्तीसगढ़ में पाई गई, 62.8 वर्ष। यहाँ पर न्यूनतम छत्तीसगढ़ में पाई गई है जन्म के समय पुरुषों में जीवन प्रत्याशा, ठीक है, याद रखिएगा। जन्म के समय महिलाओं में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा केरल में पाई गई, और जन्म के समय महिलाओं में न्यूनतम जीवन प्रत्याशा भी छत्तीसगढ़ में ही पाई गई है, 66.4 वर्ष पाई गई, ठीक है, छत्तीसगढ़ में ही पाई गई है। मृत्यु दर देख लीजिए, अघोषित मृत्यु दर जो है आपका है वर्ष 2021 में 7.5 प्रति हजार है। शिशु मृत्यु दर जो है आपका कितना है, IMR कितना है वर्ष 2021 में 27 प्रति हजार जीवित जन्म पर है, 27 है प्रति हजार जीवित जन्म। नवजात मृत्यु दर जो है आपका कितना है, NMR कितना है वर्ष 2021 में 19 है, प्रति हजार जीवित जन्म दर पर कितना है 19 है। मातृत्व मृत्यु दर कितना है आपका, MMR कितना है वर्ष 2021 में आपका 93 है प्रति लाख जीवित जन्म पर। लिंगानुपात देखें तो जन्म के समय लिंगानुपात जो कितना है 899 से बढ़कर 913 हो गया है। प्रजनन दर जो है भारत में प्रजनन दर वर्ष 2021 में 2 में स्थिर है, 2.0 में स्थिर। अब देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। तो भारत में जीवन प्रत्याशा 2016 से 20 के दौरान जो है पुरुष की 68.6 है, महिला की कितना है 71.4 है, कुल कितना हुआ 70 हुआ। प्रजनन दर जो है फर्टिलिटी रेट कितना है 2020 में, कुल प्रजनन दर 2 है, ठीक है। और भारत में जन्म दर जो है 2020 में 19.5 है, मृत्यु दर 2020 में कितना है 6 है, और शिशु मृत्यु दर कितना है 2020 में 28 है। अब दोस्तों देख लीजिए नवीनतम कौन क्या नई नई जो नियुक्तियां हुई हैं वो देख लीजिए। पहले राष्ट्रीय नियुक्ति देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, जो कि इनका 15वां क्रम है राष्ट्रपति के रूप में, याद रखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? श्री CP राधाकृष्णन है, इनका भी 15वां क्रम है उपराष्ट्रपति के तौर पर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? जस्टिस सूर्यकांत है, ये 53वां क्रम है इनका न्यायाधीश के तौर पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर। संसदीय सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष कौन है 2025-26 हेतु? आपका बैजयंत पांडा है, ठीक है। संसदीय प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है 2025-26 के लिए? आपका संजय जायसवाल हैं। केंद्र वित्त सचिव कौन है? केंद्रीय वित्त सचिव अजय सेठ हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? S महेंद्र देव हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? अजित डोभाल हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB के अध्यक्ष कौन है? आलोक जोशी हैं। केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? CEC कौन है आपका वर्तमान में? श्री ज्ञानेश कुमार हैं, इनका 26वां क्रम है ये आपका, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कैग कौन है आपका? K संजय मूर्ति हैं, 15वां क्रम है इनका कैग के रूप में, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल कौन है? SGOI कौन है आपका? तुषार मेहता है। भारतीय वायुसेना उप प्रमुख कौन है वर्तमान में? नर्मदेश्वर तिवारी हैं। और 23वें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है आपका? न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? राजीव मेमानी हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व CEO कौन है वर्तमान में? सतीश कुमार हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? समीर V कामत हैं। रक्षा संपदा महानिदेशालय के DG महानिदेशक कौन है? तो आपका श्रीमती शोभा गुप्ता हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? डॉक्टर मांगीलाल जाट हैं। और BIS यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? संजय गर्ग हैं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां देख लीजिए। तो सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन बने हैं आपका? जेनिफर गेरलिंग साइमंस, ठीक है, और सूरीनाम की प्रथम महिला ये राष्ट्रपति बनी है ये, ठीक है। चिली के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में?
ग्रेवियल बोरिक फॉन्ट है। त्रिनाद व टोबैगो के प्रधानमंत्री कौन है? कमला प्रसाद बिसेसर है। जर्मनी के चांसलर कौन है आपका वर्तमान में? फ्रेडरिक मर्ज हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? लीजे लीजे म्यूंग है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? ये अनुतिन वार्न वार्न विश्कुल है। ठीक है। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? सेबेस्टियन लेकुर्नो है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री कौन है? यूलिया सिविडेंको है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी एल्बनीज हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? वोलोदिमीर जेलेस्की हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? आशीष खन्ना है ये। राष्ट्रमंडल महासचिव 7वें क्रम के कौन है आपका? शर्ली बोचवे हैं आपका। ये अफ्रीका मूल की प्रथम महिला ये बनी है राष्ट्रमंडल महासचिव। ठीक है, 7वें क्रम की। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वीटोल्ड बैका है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ कौन है आपका? संजोग गुप्ता है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी M16 की प्रथम महिला प्रमुख कौन बनी है आपका? ब्लेज मेट्रे वाली बनी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक कौन है? IMF के कार्यकारी निदेशक आपका उर्जित पटेल है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त जो है आपका UN रिफ्यूजी चीफ कौन है आपका? बरहम साहिल है, जो कि इराक के पूर्व राष्ट्रपति ये रह चुके हैं, बरहम साली। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही ये पूरी मैगजीन कंप्लीट होती है। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।